हेलो एंड नमस्कार सभी को। कैसे हैं सभी ऑफिसर्स। चलिए आज मृदा विज्ञान यानी कि सॉइल साइंस का एक नया टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। अभी तक सॉइल साइंस का जो लगभग इंपॉर्टेंट चैप्टर थे जिनके बिना हम आगे समझ नहीं सकते थे, उन सभी को हमने कवर कर लिया है। और आज की जो हमारी क्लास रहेगी इसमें हम सॉइल टेक्सचर के बारे में पढ़ने वाले हैं, सॉइल कंसिस्टेंसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, और अगर समय रहा तो सॉइल डेंसिटी और सॉइल प्लास्टिसिटी क्या होती है उनके बारे में भी हम आज डिस्कस कर लेंगे। तो उससे पहले आप सभी ऑफिसर्स कैसे हो ये मुझे बता दो। दूसरा, कल जो आपको पढ़ाया गया था इसका अगर आप रिवीजन करके आए हैं तो बहुत अच्छी बात है। और साथ ही साथ मैं आपको आज की क्लास से कुछ ऐसा समझाने वाला हूं, कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो आपको पूरी सॉइल को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो रवि, आकृति, हितेश, सभी को गुड इवनिंग। और कल हमने सॉइल के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था। फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं उनके बारे में पढ़ा था। साथ ही साथ हमने वेदरिंग के स्टेज के बारे में पढ़ा था। वेदरिंग स्टेज कितने प्रकार से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, कहां पे सॉइल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जा रहा है, कहां पे जो मिनरल्स हैं जो रेजिस्टेंट हैं वो टूटना स्टार्ट होते हैं, कौन कौन सी स्टेजेस हैं हमारे पास, और लास्ट हमारा था वेदरिंग प्रोसेस जो है वो कैसे चलता है, किस प्रकार से इसमें फंडामेंटल हमारे पास रिएक्शन देखने को मिलती है, फंडामेंटल सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस देखने को मिलते हैं, और स्पेसिफिक सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस हमको देखने को मिलते हैं। तो वो हमने कल की क्लास में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉइल टेक्सचर के बारे में। ठीक है, सॉइल स्ट्रक्चर तो पढ़ चुके हैं। सॉइल स्ट्रक्चर जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हम कह रहे थे कि अरेंजमेंट ऑफ किसका, प्राइमरी पार्टिकल्स और सेकेंडरी पार्टिकल्स। तो वो आप छोड़ दो, अभी के लिए भूल जाओ। आज के लिए आज आपको याद रखना है कि सॉइल टेक्सचर, मृदा कण आकार के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप सभी बढ़िया होंगे, सभी मस्त एंजॉय कर रहे होंगे। एक स्माइली इमोजी आपकी सभी की चाहिए और क्लास को स्टार्ट हम लोग कर लेते हैं उसी फ्यूल के साथ। तो सॉइल फॉर्मेशन मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा आप सभी से, कुछ मेरे प्रश्न है इनका आंसर आप लोग फटाफट कर दो। अगर सॉइल फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो सॉइल फॉर्मेशन किन किन साइंटिस्ट द्वारा इसको डिफाइन किया गया था, ये आपसे मैं जानना चाहूंगा। कौन से साइंटिस्ट हमारे पास निकल के आते हैं जिन्होंने सॉइल की फॉर्मेशन के बारे में बताया, और यहां पे कुछ एक्टिव फैक्टर बताते हैं, कुछ इनकम्प्लीट इक्वेशन देते हैं, कुछ इसमें न्यूट्रल फैक्टर को शामिल करते हैं। बताओ कौन कौन से साइंटिस्ट हमको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मिंग, तो इसमें कौन कौन से फैक्टर हैं जो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनको बता दो आप फटाफट। और साथ साथ टोटल हमारे पास स्टेजेस कितनी होते हैं, स्टेज यानी कि कितने हमारे पास चरण देखने को मिलते हैं। चरण किसके चरण, तो ये चरण हमको पढ़ने हैं वेदरिंग। ठीक है, यानी कि वेदरिंग की स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं। ये कुछ आसान से प्रश्न है, इनका आंसर दे दो, फिर अपनी क्लास को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं यहां पे। ठीक है, चलिए तो बात करेंगे सॉइल फॉर्मेशन की। तो सॉइल फॉर्मेशन, मृदा का बनना, मृदा ही तो बन रही है, सॉइल का फॉर्मेशन हो रहा है, मृदा बन रही है। तो मृदा बन रही है तो सबसे पहले मृदा सॉइल फॉर्मेशन ये बताया गया था किसके द्वारा, तो डाकुचेओ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हमारे पास निकल के आते हैं, डाकुचेओ। इन्होंने इन द ईयर ऑफ 1889, कब, 1889 में इन्होंने सबसे पहले सॉइल के फॉर्मेशन के बारे में बताया था। ठीक है, सॉइल के फॉर्मेशन के बारे में बताया था। और इन्होंने क्या किया था, सॉइल की जो इनकम्प्लीट क्या है, इनकम्प्लीट जो इक्वेशन है ये इन्होंने दी थी, आप सभी को बताया भी था। इनकम्प्लीट इक्वेशन क्या थी, इन्होंने सिर्फ 3 ही फैक्टर बताए थे सॉइल फॉर्मेशन में। इन्होंने कहा था सॉइल का अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो यहां पे कौन कौन से फैक्टर हैं, Cl और OT। ठीक है, ये फैक्टर्स हैं, इसके अलावा भी कुछ फैक्टर हैं, लेकिन इनकम्प्लीट इक्वेशन इनकी रही थी। ठीक है, दूसरे कौन से आप सभी ऑफिसर्स बता भी रहे हैं, यहां पे बिल्कुल करेक्ट है। दूसरे हमारे पास निकल के आते हैं हेंस जेनी। ठीक है, हेंस जेनी। इन्होंने क्या किया था, सॉइल की कंप्लीट इक्वेशन की बात करें, हम कंप्लीट इक्वेशन की बात करें, कंप्लीट इक्वेशन इन्हीं के द्वारा दी गई थी। और कंप्लीट इक्वेशन में इन्होंने क्या बताया था, क्या वो इनकी पूरी कंप्लीट इक्वेशन थी, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। यहां पे फैक्टर्स वर्क कर रहे हैं, कौन कौन से हैं, Cl, O, R, P और T। ये इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं। तो इस तरीके से सॉइल का फॉर्मेशन यहां पे हमको देखने को मिलता है, ये हेंस जेनी के द्वारा बताया गया था। तीसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हमारे पास निकल के आते हैं जोफे। कौन है, जोफे क्या बताते हैं कि
जो टाइम यहां पे इन्होंने क्या किया था, एक्टिव और पैसिव फैक्टर में इसको डिवाइड कर दिया था। एक्टिव और पैसिव फैक्टर में जेनी के द्वारा डिवाइड कर दिया गया। उसमें तीन उन्होंने जो फैक्टर्स थे उनको आपको एक्टिव फैक्टर कहा। एक्टिव फैक्टर क्यों कहा ये भी मैंने बताया था आपको। एक्टिव फैक्टर क्या करेंगे, इस प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं, इसको तेज कर सकते हैं, या फिर यहां पे हम कह सकते हैं जो एनर्जी होती है, ठीक है, एनर्जी होती है, इसकी रिक्वायरमेंट देखने को आपको मिल जाती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनको आप एक्टिव कहोगे। जिनके लिए क्या है, होती है एनर्जी की रिक्वायरमेंट, उनको एक्टिव कहोगे। एक्टिव में कौन कौन से थे, बोलो फटाफट, सभी लोग लिखो, लिखना बहुत जरूरी है ना। रिवीजन ही आपकी सफलता का कह सकते हैं कि गुरुमंत्र रहेगा। रिवीजन जरूरी है भाई, पूरा पढ़ा, अब हमको याद तो रहे क्या पढ़े हम, तो एक्टिव रहो आप लोग भी। तो एक्टिव बेसिकली कौन कौन से, एक हमारे पास कौन सा देखने को मिलता है, जो क्लाइमेट है, ठीक है, हमारे पास क्लाइमेट जो है एक्टिव है। इसके अलावा जो ऑर्गेनिज्म है ये भी हमारे पास एक्टिव है, ठीक है। या आप यहां पे बायोस्फीयर वर्ड कर दो, बायोस्फीयर मतलब यहां पे फ्लोरा और फोना जो है, यहां पे कौन कौन सी चीजें हैं, एक तो आपके पास फ्लोरा है, फ्लोरा मतलब प्लांट का जो पार्ट होता है, ऊपरी पार्ट, और फोना का मतलब क्या है, फ्लोरा का मतलब है जीव जंतु, ठीक है, जो भी सॉइल के नीचे हमें देखने को मिलते हैं। तो ये बताए थे। जो फिर स्टेजेस की अगर बात करो तो बिल्कुल यहां पे सही लिखा था किसी ने, अश्कर, इन्होंने बिल्कुल सही लिखा है। स्टेजेस यहां पे इन्होंने बताई हैं, कौन कौन सी स्टेजेस हमारे पास निकल के आती हैं। तो वो स्टेज कौन कौन सी है, एक तो आपकी इनिशियल है, बिल्कुल सही है, जुवेलाइन है, जुवेलाइन लिखा है, और कौन कौन सी थी, शनाइल थी, ठीक है, वर्नाइल थी, और यहां पे फाइनल स्टेज देखने को आपको मिलती है। तो 5 आपके पास टोटल स्टेज हमको देखने को मिलती है, 5 आपके पास टोटल स्टेज देखने को मिलती है। इनिशियल हो गई, जुवेनाइल हो गई, शेनाइल हो गई, वर्नाइल हो गई, और फाइनल स्टेज आपको देखने को मिल रही है। ये कौन सी है, बेदरिंग की स्टेज हमको देखने को मिल रही है। ये सारी चीजें कल हमने पढ़ी थी, और भी बहुत सारी चीजें हमने कल की क्लास में डिस्कस हमारा हुआ था, ठीक है। तो आई थिंक ये सब कुछ आपको याद होगा, मैं मान चलता हूं ये सारी चीजें आपको याद है। इसमें किसी का कोई डाउट तो नहीं, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं कल की क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, इसमें हम सॉइल के टेक्सचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। सॉइल के टेक्सचर के बारे में, यानी कि मृदा के कणाकार, मृदा की बनावट कह लो, या मृदा कणाकार कह लो, इसको क्या, मृदा कणाकार के बारे में अगर आप कह रहे हो तब भी आपका यहां पे बिल्कुल सही है, ठीक है। मृदा कणाकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। सॉइल कंसिस्टेंसी, सॉइल कंसिस्टेंस कह रहे हो, कंसिस्टेंसी कह रहे हो, बिल्कुल सही है, उसको भी हम पढ़ने वाले हैं। प्लास्टिसिटी क्या होता है, कोहेशन क्या होता है, एडिशन क्या होता है, फोर्स कैसे सॉइल में यहाँ पे वर्क होता है, किस तरीके से वो काम करते हैं, तो उनके बारे में, और सॉइल डेंसिटी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो 3 प्रॉपर्टीज हमें सॉइल में देखने को मिलती हैं। एक तो कौन कौन सी 3 वो प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन सी 3 प्रॉपर्टी हमारे पास हैं सॉइल की, जो प्रॉपर्टी हमको देखने को मिल रही है, 3 प्रॉपर्टी हमको देखने को मिल रही है। कौन कौन सी 3 प्रॉपर्टी हैं, कौन कौन सी वो 3 प्रॉपर्टी हैं। पहली तो हमारे पास जो प्रॉपर्टी सॉइल की देखने को मिलती है, प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टी, ठीक है, जो प्रॉपर्टी हमारे पास देखने को हमको मिल रही है, 3 प्रॉपर्टी हमारे पास हैं। कौन कौन सी वो प्रॉपर्टी है, इनको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं एक बार, तब आपको समझ आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। प्रॉपर्टी, ये सॉइल की प्रॉपर्टी है। सॉइल की प्रॉपर्टी हमारे पास 3 निकल के आती हैं, आपने पढ़ा भी होगा। सॉइल की कितनी प्रॉपर्टी है, 3 प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है। कौन कौन सी 3 प्रॉपर्टी है, तो पहली तो हमारे पास होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि ये क्या है आपके पास, ये क्या है, भौतिक, ठीक है, इसको क्या कहोगे, भौतिक। दूसरी कौन सी होती है, तो दूसरी हमारे पास होती है केमिकल, यानी कि रासायनिक, ठीक है। दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी है, तो दूसरी हमारे पास जो प्रॉपर्टी है ये है रासायनिक, ठीक है, केमिकल रिएक्शन जो होती हैं। और तीसरी जो प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है ये कौन सी है, तो ये है हमारी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी यानी कि जैविक, ठीक है। स्वास्थ्य में कुछ यहां पे समस्या देखने को मिल रही है, आप सब फिट हो, मस्त हो, तो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, 3 प्रकार की प्रॉपर्टी हमें देखने को मिलती है। गुड इवनिंग शुभम। चलो, तो यहां पे 3 प्रॉपर्टी हैं, और हम जो डिस्कशन कर रहे हैं ये हमारी प्रॉपर्टी कौन सी, किसमें आएगा, सॉइल स्ट्रक्चर की बात करो आप, ठीक है, सॉइल स्ट्रक्चर की बात करो, चाहे आप बात करो सॉइल टेक्सचर की, ठीक है। भौतिक और रासायनिक कैसे आप पता कर रहे हो,
जिसको आप छू सकते हो, जिसको आप महसूस कर सकते हो, ठीक है, तो वो कौन सी है? वो भौतिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, इनको आप छू सकते हो, जिनको आप महसूस कर सकते हो। तो इसमें आपका सॉइल टेक्सचर आएगा, सॉइल स्ट्रक्चर आएगा, सॉइल वाटर आएगा, कंसिस्टेंसी आएगा, डेंसिटी आएगा, ठीक है। टोटल आपकी 9 प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, जो कि आपकी किस में आती है, इसके अलावा भी है, यहाँ पे आपको मेंशन भी किया गया है, ठीक है। टोटल हमारे पास 9 प्रॉपर्टी देखने को मिलती हैं। ये 9 प्रॉपर्टी आपकी भौतिक, जो हम कह सकते हैं भौतिक जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं, 9 देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी 9 प्रॉपर्टी है? तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट निकल के आती है, ये कौन सी है? सॉइल टेक्सचर। दूसरी निकल के आती है सॉइल स्ट्रक्चर। तीसरी निकल के आती है आपके पास सॉइल कलर। चौथी आती है आपके पास सॉइल डेंसिटी। पांचवी आती है सॉइल डेंसिटी, पांचवी आती है सॉइल पोरोसिटी। सिक्स्थ आती है हमारे पास सॉइल एयर, ठीक है। फिर आती है 7th हमारे पास सॉइल कंसिस्टेंसी। 8 है हमारे पास सॉइल टेम्परेचर, और 9th हमारे पास जो है फाइनल हमारे सॉइल वाटर। ये हमारे पास मृदा की जो भौतिक स्थितियां हैं, भौतिक जो गुण हैं, इनमें 9 हमारे पास सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। इसमें से हम सॉइल कलर को पढ़ चुके हैं, सॉइल स्ट्रक्चर को पढ़ चुके हैं, ठीक है, सॉइल पोरोसिटी को पढ़ चुके हैं, और सॉइल डेंसिटी में थोड़ा और पोरोसिटी के बारे में जान लेंगे, वहां से क्वेश्चन कुछ आ जाते हैं फार्मूला बेस, ठीक है, फार्मूला बेस कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो उनके बारे में पढ़ लेंगे। और आज जो हम पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं सॉइल के टेक्सचर, ठीक है, मृदा कणाकार, मृदा कणाकार, ठीक है, मृदा कणाकार, ठीक है, ये भौतिक प्रॉपर्टी में आता है। इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आज हम यहां से ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये समझ गए? आई थिंक आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मृदा कणाकार, मृदा की जो भौतिक प्रॉपर्टी है, इसमें सॉइल टेक्सचर को हम कह रहे हैं। सॉइल टेक्सचर क्या होता है, ठीक है, सॉइल टेक्सचर क्या होता है? तो हमें पता है कि सॉइल में हम जब बात करते हैं, सॉइल की हम बात करते हैं, तो 3 प्रकार के पार्टिकल्स हमको यहां पे देखने को मिल जाते हैं। कौन कौन से 3 वो पार्टिकल्स हैं? कौन कौन से 3 पार्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं? कौन कौन से वो 3 हमारे पास पार्टिकल्स हैं? तो एक तो हमारे पास होता है सैंड, एक तो हमारे पास कौन सा है? एक हमारे पास है सैंड, एक हमारे पास है सिल्ट, एक हमारे पास सैंड है, एक हमारे पास सिल्ट है, और एक हमारे पास क्ले है। 3 पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, 3 सॉइल में पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। कौन से? तो 3 पार्टिकल्स आपको सॉइल में देखने को मिलते हैं। अब 3 पार्टिकल्स की बात कर रहे हो, 3 पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? ये आपका एक तो हो गया सैंड, एक कौन सा हो गया? सैंड, ठीक है। ये कौन सा है? ये क्या है? ये आपका मान चलो सैंड है, ये मान चलते हैं क्ले पार्टिकल है, और ये मान चलते हैं सिल्ट का पार्टिकल है, सिल्ट का पार्टिकल है। तो किस प्रपोर्शन में, किस प्रपोर्शन, ध्यान से सुनना, 3 जो पार्टिकल सॉइल में आप देखते हो, ये किस प्रपोर्शन में पाए जा रहे हैं, इसी को आप सॉइल टेक्सचर कह देते हो। फिर से सुनो, किस प्रपोर्शन में तीनों पार्टिकल सॉइल में हैं, उसको क्या कहोगे? सॉइल टेक्सचर कहोगे। उसको क्या कहोगे? क्या कहोगे? ये किस प्रपोर्शन में देखने को मिल रहे हैं, ये जो तीनों पार्टिकल्स देखने को आपको मिल रहे हैं, ये किस प्रपोर्शन में है? तो अब अगर ये आपने समझ लिया, 3 पार्टिकल्स हैं, सैंड, सिल्ट और क्ले, इनका प्रपोर्शन क्या है सॉइल में, तो इसी को सॉइल टेक्सचर कह दोगे। आसान है ना? आसान है। तो अब डेफिनेशन पढ़ लो, अब डेफिनेशन पढ़ लो। क्या कह रहा है कि सॉइल टेक्सचर इज द रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल्स बाय वेट बेसिस। तो एक तो डिफिनेशन ही हो गई, मैंने बता भी दिया, सिंपल थी। क्या है कि प्रपोर्शन ऑफ डिफरेंट पार्टिकल, और पार्टिकल कौन कौन से हैं? सैंड, सिल्ट और क्ले, तीनों तो पार्टिकल आते हैं हमारे सॉइल पार्टिकल्स में, और अगर इससे बड़े पार्टिकल्स होंगे तो सॉइल पार्टिकल में नहीं आएंगे, ठीक है। तो 3 पार्टिकल्स हमारे पास कौन कौन से हैं? सैंड, सिल्ट और क्ले। इन तीनों का प्रपोर्शन कैसा सॉइल में है, उसी को आप कहोगे, क्या कहोगे? उसको आप सॉइल टेक्सचर कह दोगे। सिंपल है। चलो दूसरी डिफिनेशन समझ लेते हैं। कह रहा है कि सॉइल टेक्सचर जो मृदा कणाकार है, मृदा की संरचना है, ठीक है, मृदा कणाकार की आप यहां पे बात कर रहे हो, कणाकार, ठीक है, मृदा की संरचना की आप अगर बात कर रहे हो कहीं ना कहीं, तो सॉइल टेक्सचर रिफर्स टू रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स, और इट द रिलेटिव परसेंटेज, ठीक है, रिलेटिव परसेंटेज बाय वेट, ठीक है, भार के आधार पर, वेट ऑफ द 3 सेपरेट्स कौन कौन है? सॉइल सेपरेट्स बताया था आपको, क्वेश्चन आता है सॉइल सेपरेट, ठीक है। सॉइल सेपरेट्स कौन कौन से होते हैं? पहला सैंड है, दूसरा सिल्ट है, और तीसरा आपका क्ले है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए विच वन इज नॉट सॉइल सेपरेट्स, तो 3 के अलावा कुछ भी अगर हो तो करेक्ट कर देना, दिस इज नॉट लो, पढ़ के आया हूं, है ना, कॉन्फिडेंस। और सिंपली हम कह सकते हैं रिफर्स टू द साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, ठीक है।
सॉइल पार्टिकल्स। तो ये डिफिनेशन हो गई, इसको हम डिफिनेशन के थ्रू समझ सकते हैं। और क्या हम कह सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो देखने को मिलेगा वो यहां से प्रश्न आता है कि ऐसी कौन सी सॉइल की प्रॉपर्टी है दिस इज नॉट अल्टर, जो जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो वो हमारी पार्ट कौन सी निकल के आती है, सॉइल की प्रॉपर्टी है ये कौन सी है, अनचेंज, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं वो कौन सी है, तो ये हमारे पास निकल के आती है सॉइल टेक्सचर। ठीक है, ये निकल के आती है सॉइल टेक्सचर। तो मृदा कणाकार की बात कर रहे हो तो ऐसी प्रॉपर्टी जो कि चेंज नहीं होती है, दिस इज अनचेंजेबल, ये आपकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। और कौन सी है, तो सॉइल टेक्सचर है। कौन सी है, सॉइल टेक्सचर है। तो ठीक है, इतना समझ गए। लेकिन एक प्रश्न यहां से आता है, एक प्रश्न आता है, सर ये बताओ जब आप सॉइल पार्टिकल की बात कर रहे हो तो सॉइल पार्टिकल में आप 3 क्यों ले रहे हो, 4 ले लो, 4 ले लो पार्टिकल। एक मैं आपको बताता हूं, आप काम करो, ग्रेवल ले लो, यहां पे ग्रेवल ले लो। तो मैं कहूंगा मार, बहुत मार पड़ेगी। क्यों, ग्रेवल की जब आप बात करते हो तो जिन भी पार्टिकल का साइज 2 mm से अगर ज्यादा हो गया तो उनको सॉइल पार्टिकल आप नहीं कह सकते, गलत है, गलत है। ठीक है, तो अच्छा, क्या यहां से प्रश्न आ सकता है कोई कि सॉइल पार्टिकल फिर हम याद करें, सॉइल पार्टिकल के अलावा कुछ ना याद करें? नहीं, याद कर लेना, मैं बता देता हूं क्या क्या आपको याद करना है। तो जिन भी पार्टिकल का साइज 2 mm से कम होगा उनको हम क्या करेंगे, सॉइल टेक्सचर में इंक्लूड कर लेंगे, सॉइल टेक्सचर में हम पढ़ लेंगे। जिनका ज्यादा होगा उनको हम नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, उनको डिटरमाइन हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो सर क्या कौन कौन से पार्टिकल हैं जिनका साइज बड़ा होता है, तो देख लो यहां पे हमारे पास कुछ पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, तो सबसे पहला जो पार्टिकल देखने को मिलता है दिस इज ग्रेवल। ये कौन सा है, तो ग्रेवल। ग्रेवल जो है इसका साइज होता है 2 से लेके 4 mm, और ये इस तरीके से आपको कलर देखने को मिलते हैं, ये देखने को मिलते हैं, ग्रेवल होते हैं। ठीक है, ये ग्रेवल्स होते हैं और इनको हम क्या करते हैं, सॉइल टेक्सचर में इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन साइज इंपॉर्टेंट है ग्रेवल का, 2 से 4 mm होता है। दूसरे हमारे पास पार्टिकल्स निकल के आते हैं जिनको हम पेबल कहते हैं, पेबल्स कह देते हैं। इनका साइज थोड़ा और बड़ा होता है, जो ग्रेवल है इनसे थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, लगभग 4 से लेके 64 mm होता है, 4 से लेके 64 mm होता है, और ये इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएंगे, ये आपके पेबल्स कहलाते हैं। थर्ड आते हैं आपके पास कोवेल, थर्ड आते हैं कोवेल, जिनका साइज थोड़ा और बड़ा हो जाता है। ये पिक्चर में हो सकता है आपको छोटा दिखाई दे, लेकिन एक्चुअल में बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, कोवेल्स कह देते हैं। कोवेल्स का साइज होता है 64 से 256 mm, 256 mm साइज हमको देखने को यहाँ पे मिलता है। ये आपके किस में आएंगे, कोवेल्स। फोर्थ हमारे आते हैं बुबलर, ठीक है, बाउल्डर्स, इनको आप बाउल्डर्स कह देते हो। इनका साइज मोर देन 256 mm हमें देखने को मिलता है। तो बाउल्डर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएंगे। ये ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको सॉरी, थोड़ी तबियत खराब हो रखी है ना, बारिश हो रही है इस समय ना। तो जो आपका बाउल्डर्स है, आपके पास कोवेल्स हैं, पेवेल्स हैं, ठीक है, और ग्रेवल्स हैं, इनको हम सॉइल टेक्सचर में इंक्लूड नहीं करेंगे, सॉइल टेक्सचर में इनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। और ये हमारे क्या है, यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, दिस इज नॉट इंक्लूड इन सॉइल टेक्सचर, मृदा कणाकार में इनको हम ठीक है, समझ गए? यहां से कोई कंफ्यूजन तो नहीं, डिफिनेशन सभी को समझ आ गई। सॉइल टेक्सचर क्या है, कैसे उसको हम डिफाइन करते हैं, बताओ फटाफट। कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी का? कौन कौन से पार्टिकल्स इनको हम इंक्लूड एक्सक्लूड कर देंगे? ये 4 पार्टिकल्स आपको देखने को मिल रहे हैं पिक्चर में पीछे, ये अगर आते हैं तो इनको हम सॉइल टेक्सचर में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, डन। अब आगे जाओ। तो जब सॉइल टेक्सचर की आप बात करोगे तो सॉइल टेक्सचर को संस्थान है, एक आपका IEEE, एक हमारा USDA, ठीक है, एक आता है BSI, एक आता है आपका USI, यूरोपियन स्टैंडर्ड जो है, इसके अलावा ब्रिटिश स्टैंडर्ड है, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, और इंटरनेशनल सॉइल साइंस जो सोसाइटी है, ये सॉइल टेक्सचर में पार्टिकल साइज के बेसिस पर डिवाइड करती है। और जब इनको डिवाइड कर रही है तो इसका साइज कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, जो साइज है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये कभी कभी पूछ भी लेते हैं कि बताइए IEEE के अकॉर्डिंग, यानी कि इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस के अकॉर्डिंग किस पार्टिकल को क्या साइज दिया गया है। ठीक है, तो ये हमें जानना भी जरूरी है, क्या साइज को जो पार्टिकल है उसको क्या साइज दिया गया है। चलो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, सेंड को 2 पार्ट से डिवाइड कर लिए। हमारे पार्टिकल कितने हैं, तो हमारे पास मेन जो पार्टिकल्स हैं ये 3 ही हैं। 3 में कौन सा, एक तो आपके पास सेंड है, इनको याद कर लेना, सेंड है, और कौन सा है, सिल्ट है, और कौन सा है, क्ले है। 3 पार्टिकल है। लेकिन जो IEEE है ये क्या करता है, सेंड को 2 पार्ट से डिवाइड कर लेता है, 2 प्रकार से। एक को हम कहते हैं कोर्स सेंड, दूसरे को कहते हैं हम फाइन सेंड। ठीक है, एक को कहते हैं कोर्स सेंड
और दूसरे को कहते हैं हम फाइन सैंड। ठीक है, इसका साइज कितना होगा, तो कोर्स सैंड का जो पार्टिकल साइज होता है ये 0.2 से लेके 2 mm तक जाता है। 2 mm तक जाता है, 2 mm से ज्यादा नहीं होगा किसी का। कोई भी इंस्टीट्यूट सॉइल पार्टिकल की बात करेगा तो 2 mm तो उसको साइज कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि इससे ज्यादा बड़ा पार्टिकल साइज सॉइल टेस्टर में नहीं आएगा। ठीक है, समझ गए। तो जो कोर्स सैंड है, कोर्स मतलब थोड़ा बड़ा है, मोटा है ना, हट्टा कट्टा वाला पार्टिकल है जो कोर्स है। फिर फाइन आता है, तो फाइन में क्या होगा, इसको एक जीरो लगा लेंगे, 0.02 से लेके 0.02 तक यहां पे हम जाते हैं। ठीक है, फिर आपका वही सिल्ट पार्टिकल आएगा और फोर्थ आपका क्ले पार्टिकल आएगा। तो सिल्ट पार्टिकल क्या है, साइज अगर 0.002 से लेके 0.00 तक जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको सब कहते हैं क्ले को याद करो, मैं कहूंगा सिल्ट को याद करो। ठीक है, क्ले का आप सभी जानते हो लेस देन 0.002 पार्टिकल साइज अगर है तो उसको आप क्ले पार्टिकल कह दोगे, तो उसको क्या कहोगे, क्ले पार्टिकल कह दोगे। ठीक है, समझ गए आसानी से। तो ये जो क्लासिफिकेशन है सॉइल टेक्सचर का, मृदा कणाकार का, ये किसके द्वारा किया गया है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस ने क्या किया है, मृदा कणाकार जो 3 कण हैं उनको अलग अलग साइज के आधार पर विभाजित कर दिया है, वर्गीकृत कर दिया है। ठीक है, डन। चलो अब आता है हमारा दूसरा इंस्टीट्यूट जो कि यूएसडीए, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, ये कहता है, होता है ना, ये होड़ होती है क्लास में, और होड़ होनी भी चाहिए। जैसे मान लो 50 बच्चों की क्लास है तो 3 तो रहेंगे टॉपर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना, और फिर आता है फोर्थ फिफ्थ। तो जो फोर्थ फिफ्थ की लड़ाई होती है अपनी फर्स्ट सेकंड थर्ड में पहुंचने की, ये बनी रहती है। तो कभी फोर्थ वाला थर्ड जाएगा, थर्ड वाला कभी फोर्थ होगा, और फिफ्थ वाला फोर्थ होगा, फिफ्थ वाला थर्ड होगा, फिर यही क्रम चलता रहता है। लेकिन फर्स्ट सेकंड तो वो पहले से अरेंजमेंट हो जाता है। तो उसी प्रकार से यहां पे भी देखने को हमको मिल रहा है, होड़ लगी है। अगर तुम बता रहे हो 4 पार्ट में, हम बताएंगे 5 पार्ट में, ना बढ़ाना है। तो अब आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सही है, लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारे लिए कष्टदायक है, क्योंकि हमको याद करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, अब अगर लड़ाई चली रही है, कहते नहीं 2 बंदरों की जब भी लड़ाई होती है तो बिल्ली मजा मार लेती है, तो वही मजा यहां पे। अब क्या है, लड़ाई तो इन डिपार्टमेंट की हुई, आपके लिए सरदर्दी हो गई, आपको याद करना है। क्या याद करना है, तो यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इसको टोटल डिवाइड करता है कितने, 7 प्रकार से। पहला कौन सा है आपका, क्ले पार्टिकल हो जाएगा, दूसरा सिल्ट हो जाएगा, तीसरा आपका वेरी फाइन सैंड हो जाएगा, चौथा फाइन सैंड होगा, फिफ्थ आपका मीडियम सैंड होगा, सिक्स्थ कोर्स होगा, और सेवेंथ जो होगा वेरी कोर्स सैंड होगा। ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, सैंड को ही इन्होंने कहा तुमने 2 में डिवाइड किया, हम इसको क्या करेंगे, हम इसको 5 में डिवाइड करेंगे। लो, आप करोगे 2 में, हम करेंगे 5 में। तो क्या 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 है, चलो उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, सैंड को वेरी कोर्स सैंड कहा पहले, और वेरी कोर्स सैंड का साइज याद रखना 1 से लेके 2 mm तक आपका जाता है। ठीक है, दूसरा आता है कोर्स सैंड। ठीक है, दूसरा कोर्स सैंड, इसको 0.50 से लेके 1 mm तक लेके जा रहे हैं। तीसरा आता है आपका मीडियम सैंड, मीडियम सैंड का साइज होगा 0.25 से लेके 0.50। ठीक है, फिर आता है आपका फाइन सैंड, फाइन सैंड का पार्टिकल साइज जाएगा 0.10 से लेके 0.25। ठीक है, फिर आता है वेरी फाइन सैंड, इसका पार्टिकल साइज जाएगा 0.05 से लेके 0.10 तक। ठीक है, फिर आपका वही सिल्ट पार्टिकल का सेम वहां पे साइज रहेगा, लेकिन लास्ट में आपका चेंज हो जाएगा, याद रखना इसको भी। तो यूएसडीए के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाए सिल्ट का क्या पार्टिकल साइज है, तो वही रहेगा 0.002 से लेके 0.05 तक जाएगा। ठीक है, और सिल्ट हमेशा कभी चेंज ही नहीं होता भाई, क्ले है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्टिकल सॉइल में अगर बोले तो क्ले ही है, तो लेस देन 0.002 देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पार्टिकल आपको जो पार्टिकल साइज है ये कैसे किया गया है, बाय द यूएसडीए। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया 7 पार्ट में। ठीक है, सैंड को क्या 5 में डिवाइड कर दिया, सैंड को, बस सैंड को याद कर लेना, सैंड को इन्होंने क्या किया है, 5 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, 1 2 3 4 और 5। कौन कौन से 5 है, तो एक बार रिवाइज भी कर लो। पहला है वेरी कोर्स सैंड, वेरी कोर्स सैंड है, दूसरे में कौन सा है आपका कोर्स सैंड है, तीसरे में कौन सा है मीडियम सैंड है, चौथे में कौन सा है तो फाइन सैंड है, और फिफ्थ में आपका वेरी फाइन सैंड है। ठीक है, इस तरीके से डिवाइड किया और सारा कुछ सेम है। ठीक है, तो ये आपका यूएसडी हो गया। तो 2 ही पढ़ने, वैसे तो इसको ब्रिटिश कॉर्पोरेशन ऑफ जो है, ब्रिटिश कॉर्पोरेशन उसने भी डिवाइड किया है, उसने भी अपना क्लासिफिकेशन दिया है, यूरोपियन स्टैंडर्ड ने भी अपना क्लासिफिकेशन दिया है, लेकिन हमारे लिए 2 जो है वो पढ़ने जरूरी है। ठीक है, 2 पढ़ने जरूरी है। एक हमारा
जो सोशली एक्सेप्टेड है यूएसडीए का, उसको पढ़ते हैं, और जो IEEE का ये भी एक्सेप्टेड है, ठीक है। इंडिया में जो फॉलो किया था यूएसडीए वाला फॉलो किया जाता है, तो आप इसको, ठीक है, इसको आप लोग याद रखना, ठीक है, इसको आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अब आती है कुछ थ्योरिकल चीजें जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, यहाँ पे हमें जानना पड़ेगा क्या कैसा क्या चल रहा है सिस्टम, है ना, क्या माहौल क्या है इसका, ठीक है, जो पढ़ रहे हैं इसका क्या वेटेज क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें याद करना पड़ेगा सॉइल टेक्सचरल क्लासेस। सॉइल टेक्सचरल क्लासेस की बात करोगे, टोटल हमारे पास कितनी है, टोटल हमारे पास 12 क्लासेस देखने को मिलती हैं, लेकिन इसमें 3 इंपॉर्टेंट है। 3 कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, एक तो आपके पास सैंड है, एक आपके पास सिल्ट है, और एक आपके पास क्ले है। तो यही सैंड सिल्ट क्ले आपस में मिल मिल के सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं, सॉइल को बनाते हैं। अगर मैं कहूं सैंड, मैं कहूं सैंड तो कहोगे क्या, ये पार्टिकल है, और मैं कह दूं अगर सैंडी सॉइल, तब आप कैसे बताओगे कि सैंडी सॉइल का मतलब क्या है, इसमें सैंड ज्यादा होगी, ठीक है। मैं कह रहा हूं सैंड ज्यादा होगी, तो कितनी ज्यादा होगी ये भी तो बताओ, कितनी ज्यादा होगी। तो हमें इससे याद भी करना पड़ेगा कि सैंडी सॉइल अगर आप कह रहे हो तो कितना यहां पे सैंड हमको देखने को मिलेगा, सैंड का कितना % देखने को मिलेगा। तो याद रखना, अगर सैंडी सॉइल है तो अगर 70% यहां पे आपको सैंड देखने को मिल रहा है, तो ऐसी सॉइल को आप सैंडी सॉइल कह दोगे, ठीक है, ऐसी सॉइल को सैंडी सॉइल कह दोगे। दूसरा, यहां पे अगर 15% तक क्ले है, 15% यहां पे क्ले होना चाहिए, तब क्या है, आप इसको सैंडी सॉइल कह सकते हो। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आते भी हैं। पहला हमें देखने को मिलता है सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल में क्या है, 75% सैंड मिलेगा और 15% से इससे कम हमको क्ले देखने को मिलेगा। दूसरी आती है हमारे पास सिल्ट सॉइल, जिनको सिल्ट सॉइल कह दोगे। यहां पे मोर देन आपको 80% सिल्ट देखने को मिलता है। और थर्ड हमारी आती है क्ले सॉइल। क्ले सॉइल इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, इसमें परसेंटेज भी याद रखना, पूछ लेते हैं कभी कभी। तो यहां पे मोर देन 35% आपकी क्ले होना चाहिए, लेकिन 40% से क्या है, 35 तो होना ही होना चाहिए, 40% से कम तो होने नहीं चाहिए, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और एक हमारी सॉइल और यहां से बन जाती है जो कि मिक्सचर ऑफ 3 होती है। क्या होती है, ये हमारे पास होती है मिक्सचर ऑफ 3, ठीक है, ये होती है मिक्सचर ऑफ 3। इन तीनों के मिक्सचर से एक हमारे पास और नया कैटेगरी निकल के आता है यहां पे सॉइल का, वो कहलाता है लोम। क्या कहलाता है, LOAM, लोम्स या लोम सॉइल हम इसको कह देते हैं। लोम सॉइल होती है सबसे बेस्ट मानी जाती है क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए, क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है। अब सबसे ज्यादा अच्छी मानी जा रही है तो इनमें क्या है, बिकॉज ऑफ इनमें जो प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, ये कैसी मिलती है, ये इक्वल प्रोपोर्शन देखने को मिलता है, इक्वल प्रोपोर्शन हमको देखने को मिलता है। यहां पे इक्वल प्रोपोर्शन देखने को मिलता है तीनों का, चाहे सैंड हो, चाहे सिल्ट हो, चाहे क्ले हो, तीनों का प्रोपोर्शन हमको समान देखने को मिलता है। लेकिन ये बात करें, ये सिर्फ प्रदर्शित करती है स्वयं को कि हम समान हैं, लेकिन अंदर से जब जीनोटाइप में जाओगे, जब अंदर घुस के देखोगे, तब ये समान नहीं है, तब ये असमान है। लेकिन हमें याद करना पड़ेगा। अगर आप बात करोगे लोम सॉइल की, जो लोम सॉइल होती है इसमें आपको 40-20 देखने को मिलता है, सैंड, ठीक है, सिल्ट और क्ले। ये बैरी भी करेगा, ठीक है, ये बैरी भी करेगा क्ले। ये आपको रेशियो देखने को मिलता है 40 से 20, ठीक है, और 40 से 20, ठीक है, इस तरीके से आपको ये बैरी करता मिलता है। लेकिन आपसे पूछा जाता है कि लोम जो सॉइल है ये कैसी होती है, ये बेस्ट सॉइल मानी जाती है फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप, ठीक है। एक और आपको चीज याद रखनी है, वो क्या है, तो वो आपको याद रखना है कि जो क्ले होता है, ठीक है, सैंड और सिल्ट, इनको आप मिलके, सैंड और सिल्ट है, फॉर्म द स्केलेटन व्हाइल द क्ले इज एनालॉजी कैन बी रिगार्डेड एज द फ्लेश, ठीक है। तो यहां से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सैंड और जो आपकी सिल्ट है इनको स्केलेटन कह दोगे, और जो आपकी जो कह सकते हो क्ले हैं इनको हम फ्लेश कहते हैं। तो पहले क्लास में बताया भी था कि अगर आप सॉइल को एज ए ह्यूमन बीइंग कंसीडर करते हो तो अलग अलग डिफरेंट जो सॉइल में हमको चीजें मिलती हैं, सॉइल एरिएशन है, सॉइल टेक्सचर है, सॉइल कलर है, तो इनको अलग अलग नाम देते हैं। तो उसी तरीके से हम क्या है, क्ले को फ्लेश कहते हैं और स्केलेटन किसको कहते हैं, सैंड और सिल्ट को स्केलेटन कहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, क्लियर है ये सब कुछ। बताओ इस स्लाइड में कोई परेशानी तो नहीं किसी को, जो चीजें बताएंगी समझ आ गई नहीं, बोलो फटाफट। रवि, मयंक, कुणाल, आशीष, श्रद्धा, बताओ ये क्लियर है, आगे बढ़ा जाए, क्लियर, ओके, ठीक है, समझ गए क्या क्या इंपॉर्टेंट था इसमें, बताओ। एक तो टोयल हमारे पास टेक्सचर सब 40-40-40 कुड बी मेक 100%, हाँ 40-40-80 नहीं, यहां पे ये जो रेशियो है ये ऊपर लिखा भी है, 40-20 भी होता है, ठीक है, ये बैरी करता है हर एक बुक में। आपको जो कह सकते हैं हमारा लोम है, लोम का जो है वो वेरी करेगा, लोम का जो है वो वेरी करेगा। आप अगर मैं आपको बता ही देता हूं पूरा कंप्लीट, ठीक है। अगर आईसीआर के अकॉर्डिंग आप जाओगे, ठीक है,
ठीक है, 40 40 20 ये करो, 40 40 20, ठीक है, 40 वो बताया ना ऊपर, अभी आपको 40 20 देखने को रेशियो मिल जाता है, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ा जाए, चलो अब आ जाओ, ये आपका टेक्सचुअल ट्रायंगल है, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये प्रैक्टिकल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें कैसे पता चलेगा क्ले हम सॉल्व कर रहे हैं, कैसे हम कहेंगे सैंडी लोम है, कैसे कहेंगे हम क्ले लोम है? तो पहले तो याद रखना है टोटल हमारे पास 12 टेक्सचरल क्लासेस होते हैं, कितने? 12 टेक्सचरल क्लासेस हमारे पास देखने को मिलते हैं। जो हमारे पास टोटल टेक्सचरल क्लासेस हैं कितने हैं? 12 देखने को मिलते हैं। टोटल कितने हैं? तो 12 टेक्सचरल क्लासेस हैं। अब 12 टेक्सचरल क्लासेस को हमें याद करना है। हम कैसे पता करेंगे कि अगर हम क्ले लोम सॉइल कह रहे हैं तो क्ले लोम सॉइल में कितना क्ले होगा, कितना सैंड होगा, कितना सिल्ट होगा। हम अगर कह रहे हैं सिल्टी सॉइल तो सिल्टी सॉइल में कितना लोम होगा, कितना क्ले होगा, कितना लोम सॉरी बोल रहा हूं, कितना सिल्ट होगा, कितना सैंड होगा, कितना आपका यहाँ पे जो क्ले है वो देखने को मिलेगा। तो ये टेक्सचर जो ट्रायंगल है हमारा, ये आज हम जब वेरिफिकेशन करते हैं, जब हम पता करते हैं कि इसमें कितना परसेंट, अगर आप सैंडी लोम सॉइल कह रहे हो तो सैंडी लोम सॉइल में कितना सैंड परसेंट होगा, कितना सिल्ट होगा, कितना क्ले होगा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको ये जानना चाहिए। टोटल 12 टेक्सटाइल क्लासेस होते हैं और ये जो जो ट्रायंगल है यहाँ पे सॉइल टेक्सटाइल ट्रायंगल है, इसके थ्रू हम पता करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सभी का यहाँ पे कैटेगराइजेशन दिया है कि अगर आप बात करोगे सिल्टी सॉइल, ठीक है, या आप कहोगे सिल्टी लोम सॉइल, तो सिल्टी लोम सॉइल में सैंड का 0 से 50% देखने को मिलता है और 50 से 88% आपको सिल्ट देखने को मिलेगा और साथ साथ 0 से 27% क्ले देखने को मिलेगा। तो ये आप एक बार देख लेना इसको, ठीक है। इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं है, यहां से क्वेश्चन भी कम ही आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हर एक इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग वेरी करता है, हर एक इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग वेरी करता है। आईसीआर इसको दूसरा मानता है, यूएसडी के अकॉर्डिंग चेंज होती है, तो हर एक बुक में भी आपको कहीं ना कहीं वेरिएशन देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। टेक्सचर जो ट्रायंगल है उसके थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो आता है हमारा यहां से क्वेश्चन कि जो सॉइल टेक्सचर हम पढ़ रहे हैं, मृदा कणाकार के बारे में पढ़ रहे हैं, इसका डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे, इसको हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। टेक्सचर जो ट्रायंगल है उसको हम समझ गए, उससे शुरू हमें पता लगेगा किस प्रकार की सॉइल है, सॉइल में जो टेक्सचरल क्लासेस किस तरीके का, सैंडी लोम है, सिल्टी लोम है, क्ले लोम है, कैसी है, तो उसके थ्रू हम निकाल सकते हैं। फिर इसमें आता है डिटर्मिनेशन ऑफ टेक्सचरल क्लासेस, ठीक है। जनरली यहाँ पे हम 2 मेथड फॉलो करते हैं। कौन कौन से 2 मेथड है, 2 मेथड कौन कौन से, उनको थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है, उनके बारे में थोड़ा हम समझ लेते हैं कौन कौन से। तो पहला तो आता है हमारा फील्ड मेथड, ठीक है। फील्ड मेथड कल मैंने बताया भी था। फील्ड मेथड में बेसिकली क्या है, हमने सॉइल ली और मैं बहुत तजुर्बेकार किसान हूं, है ना, बहुत खेती बाड़ी किया हूं। मैं गया और मैंने पूछा मैंक लाओ अपने खेत की सॉइल दो, सॉइल देखा और ऐसे मैंने किया, मस्त एकदम एंजॉय उसको लिया और अपने एक्सपीरियंस बेसिस पे मैंने बता दिया, लो आपकी जो सिल्टी सॉइल है, ठीक है। फिर गया मैं रवि के खेत में, देखा और मस्त थोड़ा अनुभव किया और बताया तुम्हारे यहाँ सैंडी सॉइल है। तो ये हमारा फील्ड मेथड होता है। फील्ड मेथड में बेसिकली ये एक्यूरेट तो नहीं होता है, लेकिन जो एक्सपीरियंस किसान होते हैं, एक्सपीरियंस जो साइंटिस्ट होते हैं वो बता सकते हैं इस मेथड से, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, रब करते हैं। रब मतलब रबिंग करना, रबिंग ऑफ द मॉइस्ट सॉइल बिटवीन द थंब एंड 4 फिंगर। जो 4 फिंगर है हमारी 4 फिंगर मिडिल आई 4 फिंगर हो गई और इस तरीके से हम रब करते हैं और बता देते हैं। इससे हमें जो टेक्सचर है वो बदल जाएगा, ठीक है, जो टेक्सचर है वो बदल जाएगा। कैसे, तो एक तो हमारा फील्ड मेथड होता है, दूसरा ठीक है, एक दूसरा हमारे पास आता है लेबोरेटरी मेथड। एक तो लेबोरेटरी में हम जाएं, सॉइल लेके जाएं, वहां पे टेक्सचर जो क्या किस तरीके का उसको निकाल सकते हैं। अब बेसिकली लेबोरेटरी मेथड क्या है, इसमें सिंपल आप ही का कॉन्सेप्ट लागू हो रहा है। ये मान चलो पानी का ग्लास है और आपके पास सॉइल है, आप क्या करोगे, इसमें सॉइल डाल दोगे। तो सॉइल डालोगे, सबसे बड़े जो पार्टिकल्स सबसे पहले सेटल हो जाएंगे, सबसे बड़े पार्टिकल्स फटाक से नीचे पहुंचेंगे, है ना। सबसे बड़े पार्टिकल्स भंडारा वाले लोग सबसे पहले खाने पहुंचेंगे, फटाक से यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे। फिर जितने धीरे धीरे छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो धीरे धीरे सेटल होंगे, धीरे धीरे सेटल हो जाएंगे, धीरे धीरे सेटल हो जाएंगे इस तरीके से। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेबोरेटरी में लागू होता है। तो बस इतना ही सिंपल ये है, बस हुआ तो हुआ नहीं मत करना इसको। तो एक तो आता है फील्ड मेथड। फील्ड मेथड में बेसिकली क्या है, 4 फिंगर और थंब के बीच हम रब करके बता देते हैं कि किस तरीके से सॉइल का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। और दूसरा लेबोरेटरी में क्या है, हम बाइस्कस हाइड्रोमीटर और स्टोक्स लॉ जो है, स्टोक्स लॉ पढ़ेंगे हम लोग, उसको यूज करके बाइस्कस हाइड्रोमीटर और एक हमारा दूसरा है इंटरनेशनल पिपेट मेथड, इन माध्यम से हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फील्ड मेथड की बात करते हैं। फील्ड मेथड में क्या है, हम रब करते हैं सॉइल को, मॉइस्ट जो सॉइल होती है उसको बिटवीन द थंब और 4 फिंगर के बीच, ठीक है। इसमें अगर सैंड है तो हमको ग्रीटी फील होगी, ठीक है, और इजीली दिख जाएगा भाई। अब सैंड का पार्टिकल बड़ा है तो आसानी से आप इसको देख सकते हो, आपको फील भी हो जाएगा अगर हाथ से आप इस तरीके से रबिंग करोगे उसकी। अगर आपकी सिल्ट है तो ये टेल्कम पाउडर नहीं महीन होता है, आप अरे पकौड़ी वगैरह बनाते हो तो उसमें वो डालते हो सोडा, खाने वाला सोडा, है ना,
पकौड़ी बहुत मस्त फूल जाती हैं। तो उसको कभी छू के आप देखना, बहुत पाउडरी लगता है, छू के देखा होगा तो महसूस हो रहा होगा, ठीक है। तो टेल्कम पाउडर ये स्लाइटली प्लास्टिक नेचर में देखने को मिलता है जब ये वेट होता है, गीला होता है, ठीक है। तीसरा आता है क्ले। क्ले कैसी होगी, तो ये बेरी प्लास्टिक नेचर में होगी। नहीं, छोटे बच्चे थे तब क्या था, आप तो पता नहीं खेले हो कि नहीं खेले हो, मोस्टली बचपन में क्या था, क्ले के वो खिलौने बनाते थे, हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की, वही कॉन्सेप्ट चलता था। तो जो क्ले है आपका, ये बहुत ही प्लास्टिक नेचर देखने को मिलता है ना। जो भी चाहो हाथी बनाओ चाहे घोड़ा बनाओ, जो आपको बनाना है वो आप इससे बना सकते हो। और स्टिकी होता है नेचर, ठीक है, चिपक जाता है, आपस में चिपकता है। मोल्टिंग जो प्रॉपर्टी यहाँ पे हमको देखने को मिलती है, स्टिकीनेस होता है, ठीक है, स्टिकी चिपकता है और बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है जब ये सूख जाता है ना। मान चलो प्रशांत बचपन में, है ना, इनका फेवरेट बताओ, फेवरेट क्या है, एलिफेंट है। इन्होंने बनाया और क्ले का बनाया, इन्होंने रख दिया और सूख जाएगा तो एकदम हार्ड हो जाता है, हार्ड, ठीक है, हार्ड हो जाता है। तो उसी तरीके से आपका जो यहाँ पे है, उनका हमें नेचर जानना है। बेसिकली हमें जानना है नेचर कि क्ले ज्यादा है तो क्या होगा, स्टिकी होगा। और जब स्टिकी है यानी कि मोनोमोलनाइट मिनरल यहाँ पे है और मिनरल की अधिकता होगी तो सूखेगा तो क्या करेगा, टाइट हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। वही सिंपल तरीका है। अनुभव अगर आपके पास है तब आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन एक्यूरेट नहीं होता, इनएक्यूरेट होता है, ठीक है। इनएक्यूरेट मेथड हमको देखने को मिलता है। दूसरा आता है हमारे पास लेबोरेटरी मेथड, ये बहुत एक्यूरेट होता है। अब भाई लेबोरेटरी में कर रहे हो तो बिल्कुल एक्यूरेसी तो आपको मिलेगी। तो इसमें हम दो मेथड अपनाते हैं। कौन कौन से दो मेथड है, पहला है हमारे पास इंटरनेशनल पिपेट मेथड, ठीक है, इंटरनेशनल पिपेट मेथड, ये आपको पिक्चर देखने को मिल रही है, ये हमारा ए है, ठीक है, फर्स्ट वाला, और ये हमारे पास बी है, ये आपके पास वाइस्कस हाइग्रोमीटर है, ठीक है। तो इंटरनेशनल पिपेट जो मेथड है, बेसिकली प्रिंसिपल हमारा एक होता है प्रिंसिपल ऑफ सेडिमेंटेशन आप जानते हैं, पार्टिकल बैठ रहा है, सेडिमेंटेशन को फॉलो करता है। और ये जो मेथड है, ठीक है, स्टैंडर्ड जो मेथड होता है, इसमें हम पार्टिकल साइज को एनालाइज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इट्स एक्यूरेसी, बट इट टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, टाइम लगेगा नहीं कहते हो अभी, इसमें टाइम लगेगा। तो इंटरनेशनल पिपेट मेथड जो है इसमें टाइम लगेगा, ठीक है। ये क्या करता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। पिपेट लाओ टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो एक शब्द में अगर आप इसको डिफाइन करो तो क्या लिख सकते हो, ये किस पे लागू है, तो ये सेडिमेंटेशन जो हमारा कॉन्सेप्ट है, सेडिमेंटेशन जो कॉन्सेप्ट होता है इसको फॉलो करता है। और साथ साथ यहां पे क्या है, ये टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, यहां पे टाइम लगेगा, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग ये हमें देखने को मिलता है। डन। दूसरा हमारा मेथड निकल के आता है, वो है वायस्कस हाइड्रोमीटर मेथड। ये एक्यूरेट होता है, मोस्ट एक्यूरेट होता है। स्टोक्स लॉ की अभी बात करेंगे, स्टोक्स लॉ के बारे में भी। तो ये फॉलो करता है स्टोक्स लॉ को, ठीक है। ये किसको फॉलो करता है, स्टोक्स लॉ को फॉलो करता है। स्टोक्स लॉ क्या कहता है कि पार्टिकल है उनको अगर हम डालेंगे पानी के भरे ग्लास में तो वो क्या करेंगे, धीरे धीरे बैठ जाएंगे। और सबसे पहले कौन सा पार्टिकल बैठेगा, जो सबसे भारी होगा, ठीक है। और सबसे ऊपर कौन से पार्टिकल रहेंगे, धीरे धीरे सेटल होगा, वो कौन से, क्ले के पार्टिकल होंगे, ठीक है, क्ले के पार्टिकल होंगे। तो स्टोक्स लॉ को फॉलो करता है। और इस जो मेथड है, ये मेथड है कंसीडर किया जाता है, फास्ट भी है, ठीक है, फास्ट मेथड हमको देखने को मिलता है, फास्ट मेथड देखने को मिल जाता है, ठीक है, तेज है और इजिली एक्यूरेसी इसमें हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, एक्यूरेट है, ठीक है। बट नॉट यूज इन सॉइल हैविंग द हाई ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, हाई ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा है, तब आप इसको यूज नहीं करोगे। हाई सलाइन नेचर है तब आप इसको यूज नहीं कर सकते हो। बताओ दोनों मेथड समझ आ गए कि नहीं, बोलो फटाफट, फिर हम लोग आगे बढ़े। बताओ दोनों मेथड समझ गए, एक हमारा इंटरनेशनल पिपेट मेथड है, बोलो फटाफट। समझ आ गया, क्लियर है। 3 मेथड है हमारे पास टोटल, समझ लो। एक तो हमारा फील्ड मेथड है, दूसरा हमारा लेबोरेटरी है। लेबोरेटरी में 2 है, इंटरनेशनल पिपेट मेथड जो सेडिमेंटेशन को फॉलो करता है और ये टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। दूसरा हमारे पास है कौन सा, जो वायस्कस हाइग्रोमीटर, ये स्टोक्स लॉ को फॉलो करता है और स्टोक्स लॉ को फॉलो करके मोस्ट एक्यूरेट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। जब भी किसी लॉ को आप फॉलो करते हो, सबसे पहले एक कौन सा सिद्धांत था, आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज पता है, जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है, उनको कैसे पता लगा कि हमने कोई खोज कर दी है। वो पानी में नहा रहे थे मस्त टब में, है ना। वैज्ञानिक तो ऐसे ही होते हैं, न कपड़ा पहने न कुछ, मतलब ये जटाएं रखा है, ये बाल बड़े हो गए और मस्त बात टब में नहा रहे थे, मस्त फैले थे, है ना, इस तरीके से। और पानी वो फैला भाई, क्योंकि उसमें लेटे थे, पानी फैला।
अब ये दिमाग लगा रहे हैं पानी फैल गया, यानी कि पानी फैल गया, अब ये बाहर निकल के आ गए, है ना, बाहर देखे तो देखा कि पानी फैला है, मतलब पानी निकल गया, और जब अंदर जाए उसके तो बराबर मिले, चिल्लाने लगे हुआ हुआ हुआ। तो लोगों ने क्या हो गया इनको, हुआ हुआ कर रहे हैं, तो कहा बस हो गया भाई काम, भाग के गए लेबोरेटरी में, लिख दिया पूरा आर्किमिडीज का सिद्धांत, है ना। तो हुआ हुआ पढ़ना तुम तो समझ आएगा बात, तब से हाँ हुआ हुआ करके चिल्ला के निकले थे, ठीक है। डन, क्लियर है, बहुत अच्छे, आगे बढ़े। ये आपको देखने को मिल रहा है, ये दोनों आपके प्रिंसिपल हैं। एक फर्स्ट इमेज में हमको देखने को मिल रहा है इंटरनेशनल पिपेट मेथड, दूसरा हमारे पास है कौन सा, बायस्कस हाइड्रोमेथड मेथड, ठीक है। यहां पे देख लो तीनों आपको देखने को मिल रही हैं। एक कौन सा है हमारा, सेंड, ठीक है, सेंड आपको बताया था, ठीक है, सैंडी सॉइल्स, सैंडी सॉइल्स में सेंड कितना परसेंट होगा, लिखो फटाफट। दूसरा हमारे पास लोमी सॉइल्स हैं, लोमी सॉइल्स में क्या होगा, सेंड होगा, सिल्ट होगा, और क्या होगा, क्ले होगा, तीनों पार्टिकल्स हैं। ये क्या करेगा, ये इक्वल शो करेगा खुद को, क्या है, इक्वल, इक्वल शो करेगा, इक्वल प्रोपोर्शन में है, प्रोपोर्शन में आप खुद को शो करेगा। और इक्वल प्रोपोर्शन की आप अगर बात करोगे तो इक्वल प्रोपोर्शन क्या देखने को मिल रहा है, सेंड 40 है, सिल्ट 40 से 20 है, और ये आपका 20% देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। और आपकी लोम हो गई, ये आपका क्ले, ठीक है, क्ले स्टिकी नेचर का होगा, ठीक है, 70, मोर देन 70, हाँ बिल्कुल सही, 70%, और 15% आपका क्ले होना चाहिए, ठीक है। याद हो गया, याद हो गया। यहाँ पे क्या है, 35% तो क्ले होना ही होना चाहिए, और 40 से कम ना हो, 35 से 40 के बीच का होना चाहिए, ठीक है, क्ले, तब आप उसको क्ले सॉइल कह दोगे, ठीक है। 70 से ज्यादा, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, डन। याद हो गया सब कुछ, याद भी करते चलो साथ साथ। अब आता है क्वेश्चन हमारे पास कि जब सॉइल टेक्सचर को हमने पढ़ लिया, सॉइल टेक्सचर का इफेक्ट क्या होगा, प्रभाव क्या होगा, क्या है प्रभाव, ठीक है। किसी भी, जैसे आप संगत करते हो, अच्छे दोस्तों के करते हो तो आपका प्रभाव होता है, नहीं तो घर वालों का प्रभाव होता है, ठीक है। मान चलो आपके जो दोस्त हैं, हाँ प्रवीण जी सिद्धांत देंगे, बढ़िया है सिद्धांत, सभी लोग एक अपना सिद्धांत दो, है ना, बस हुआ हुआ मत करना तुम लोग। तो किसी भी चीज को हम पढ़ते हैं, जैसे हमारे अगर अच्छे दोस्त हैं तो प्रभाव कैसा हम पे अच्छा होगा, अगर बुरे दोस्त हैं तो घर वालों का प्रभाव हम पे अच्छा होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम जो सॉइल टेक्सचर पढ़ रहे हैं, सॉइल टेक्सचर हम जो पढ़ रहे हैं यानी कि मृदा कलाकार पढ़ रहे हैं, तो इसका सॉइल की हेल्थ पे, मृदा की हेल्थ पे क्या प्रभाव हमको देखने को मिलेगा, तो उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी या ज्यादा होगी, ठीक है। अगर क्या है, क्ले कंटेंट ज्यादा है, क्ले अगर ज्यादा है तो क्या होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा रहेगी, और अगर कम है तो क्या होगा, कम है अगर तो क्या होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसी तरीके से देखने को मिलेगी। बिकॉज क्या होता है, जो क्ले पार्टिकल्स हैं इनमें पोर्स की बात करोगे, ठीक है, मोर पोर कौन कौन से, तो एक तो आपके मैक्रो, ठीक है, एक आपके माइक्रो, एक आपके माइक्रो, ठीक है, दो पोर्स देखने को मिलते हैं। और ये जो पोर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये क्या होता है, सबसे ज्यादा पोर्स किस में होंगे, तो क्ले में होंगे। वाटर जो रिटेंशन कैपेसिटी है ये आपकी क्या है, बढ़ जाएगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है बढ़ जाएगी, ठीक है। दूसरा आता है न्यूट्रिएंट रिटेंशन, तो सेम वही प्रोसेस है, न्यूट्रिएंट रिटेंशन का कितने रुक पा रहे हैं, लीचिंग ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, लीचिंग ज्यादा हो रही है कम हो रही है तो डिपेंड करेगा सॉइल के टेक्सचर पे। सेंड है तो पानी तुरंत चला जाएगा, सिल्ट है और सेंड का मिक्सचर है तो पानी थोड़ा रुकेगा, क्ले ज्यादा है तो पानी और ज्यादा रुकेगा, ठीक है। तो उस तरीके से चलो, फिर आता है न्यूट्रिएंट फिक्सेशन, न्यूट्रिएंट फिक्सेशन सेम वही कंसीडर, ठीक है। अब कैसे डिफाइन करोगे, अगर सॉइल में टेक्सचर हमको देखने को मिलता है लोम सॉइल, तो क्या है, यहां पे जो रेशियो हमारा है 1:1 रेशियो देखने को मिलेगा, 1:1 रेशियो देखने को मिलेगा। ये गुड होता है किसके लिए, ये आपका बेस्ट है या कह सकते हो गुड है फॉर द किसके लिए, तो सॉइल में, ठीक है। सॉइल में अगर ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है 1:1 रेशियो देखने को मिलता है, या कह सकते हैं हम यहाँ पे क्या है 50-50 रेशियो देखने को मिलता है दोनों पोर्स का, सूक्ष्म सूक्ष्म और साथ साथ जो बृहद, ठीक है, बृहद बृहद हमारे पास छिद्र हैं, ठीक है, छिद्र हैं, इनका रेशियो अगर हमको देखने को मिलता है 50-50 या 1:1 रेशियो, तो आप क्या कहोगे, तो ये गुड सॉइल है, गुड यहाँ पे फिक्सेशन न्यूट्रिएंट का अच्छा होगा, ठीक है। माइक्रोब्स अच्छे से रहेंगे, माइक्रोब्स अच्छे रहेंगे तो ग्रो अच्छे से करेंगे, ग्रो अच्छे से करेंगे न्यूट्रिएंट का फिक्सेशन अच्छा होगा, ठीक है। न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी सेम वही पैटर्न फॉलो करेगी, ड्रेनेज
क्ले ज्यादा है तो क्या होगा, ड्रेनेज की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, आर्टिफिशियल रिमूवल ऑफ वाटर, उसको हम ड्रेनेज कर देते हैं, तो ये समस्या मिलेगी। सॉइल की स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ डिपेंड करता है कि स्ट्रेंथ ये नहीं कि हमने पता लगा एक हम तौल रहे हैं सॉइल को, ठीक है, उसको वेट ले रहे हैं, वेट पे बेसिस पर नहीं होता स्ट्रेंथ, ये होती है ऑन द बेसिस ऑफ द इंप्लीमेंट लगा रहे हैं, इंप्लीमेंट जब हम जुताई कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, तो उसमें इंप्लीमेंट पे कितना फोर्स लग रहा है, तो वो उस तरीके से हम देखने को हमको मिलता है, ठीक है। चलो आगे जाओ, चुप जाओ, अब इधर ध्यान दे लो, भूत आ जाएगा तुम पे सॉइल का, अगर गलत बात करोगे ना, इधर उधर की बातें करोगे, भूत आ जाएगा, चिल्लाओगे रात में उठ उठ के। सॉइल टेक्सचर ध्यान दे दो, एग्जाम में यही पूछा जाएगा। समझ गया पिछली स्लाइड, कोई डाउट तो नहीं, बोलो। ठीक है, क्लियर हो गया यहां से, सिंपल चीजें थी। अच्छा, ये यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसा कि कभी कभी पूछ लेते हैं, मैंने डाल दिया यहीं पे आपको, सॉइल टेक्सचरल में कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि टेक्सचरल टर्म क्या करोगे, उसका डिस्क्रिप्शन क्या होता है, ओरिजिनल मैटर क्या है। बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर की यहां पे बात की जा रही। पीट मैंने बताया भी एक दिन था आपको सॉइल में, पीट क्या है, बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर कितना डिकम्पोज हो रहा है, ऑर्गेनिक जो मैटर है इसका कितना डिकम्पोजिशन हो रहा है, कितना ज्यादा या कितना कम, उसी के बेसिस पर हम इनको डिवाइड करते हैं, ठीक है, उसी के बेसिस पर डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा पीट सॉइल भी कहते हैं, ये आपका टेक्सचरल टर्म है। पीट बेसिकली क्या है, अनडिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर है, अनडिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर है, वो भी कैसा, कच्चा, रॉ, ठीक है, कच्चा है, तो आप इसको क्या कह दोगे, तो इसको कह दोगे आप पीट, ठीक है, फैब्रिक। अगर मोर देन 50% ऑर्गेनिक मैटर देखने को मिलता है, मोर देन 50% ऑर्गेनिक मैटर देखने को मिलता है, वो भी अनडिकम्पोज है, कैसा, अनडिकम्पोज है, तब आप इसको कहोगे पीट, इसको फैब्रिक भी कह देते हो। दूसरा आता है आपका मक को आप सेप्रिक भी कहते हो, अगर पूरी तरीके से अच्छे से डिकम्पोज है, क्या है, अच्छे से डिकम्पोजिशन हो रहा है, हमारे पास अच्छे से डिकम्पोजिशन देखने को मिल रहा है, और यहां पे ऑर्गेनिक मैटर जो टोटल है ये 20 से 50% हमको देखने को मिल रहा है, तब आप इसको सेप्रिक या मक कह देते हो। और लास्ट में आता है थर्ड आपका मक्की सॉइल, ठीक है, मक्की सॉइल बेसिकली क्या है, इंटरमीडिएट है बिटवीन दी पीट और मक के बीच का जो यहां पे पोर्शन देखने को मिल रहा है ऑर्गेनिक मैटर, और हाई डिग्री ऑफ डिकम्पोजिशन है ऑर्गेनिक मैटर का, जब ओरिजिनल प्लांट मटेरियल है, डिफिकल्ट आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, इतना ज्यादा आपने डिकम्पोजिशन हो गया है, इतना ज्यादा माइक्रोब्स के थ्रू डिकम्पोजिशन हुआ है कि हमें पता नहीं चल पा रहा है कि किसका डिकम्पोजिशन हुआ है। जैसे कि हमारी जो हॉर्जन पढ़ा था हमने, मतलब संस्तर, उसमें O2 हॉर्जन पढ़ा था, तो वहां पे पता नहीं चल रहा था हमें कि किसका डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो उसी प्रकार से सेम जो आपका मक्की सॉइल देखने को मिल रहा है, इसमें वही है कि मक और जो हमने ऊपर अभी पढ़ा था सेप्रिक, और हम कहें फैब्रिक, ठीक है, सेप्रिक और फैब्रिक दोनों का डिस्क्रिप्शन है, यानी कि दोनों के समान गुण देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं क्या हुआ है यहाँ पे, ठीक है, किसका डिकम्पोजिशन हुआ। ये क्वेश्चन तुमने जो पूछा है प्रशांत, देखो लॉन्ग टाइम की अगर आप बात करोगे, लॉन्ग टाइम तो लॉन्ग टाइम में अगर आप जाओगे, कितना लॉन्ग टाइम, अब ये भी तो लो, अगर आप 10 से 30 साल की बात करते हो तो इसको चेंज तो नहीं कर सकते, दिस इज नॉट चेंजेबल। क्वेश्चन आपको आएगा तो आप क्या लगाओगे, आप लगाओगे अनचेंज, ठीक है, अनचेंज लगाओगे। लेकिन अगर आप जाते हो फंडामेंटल प्रॉपर्टी पे, एक बार ऐसे क्वेश्चन आईसीआर में आया था कि इसको क्या है, लॉन्ग टर्म में हम टिलेज प्रैक्टिस करें, क्या इसको हम चेंज कर सकते हैं, नहीं कर पाओगे। अगर एक होता है सेंड डूम्स, ये राजस्थान वाला एरिया है, सेंड डूम्स, बेसिकली बहुत तेज हवाएं चलती हैं, बड़ी तेज हवाएं चलती हैं, और तेज हवाएं चलती है तो क्या होता है, इस तरीके से रेत के टीले बन जाते हैं, रेत के टीले, और फिर धीरे धीरे बहुत तेज हवाएं चलती है तो वो पतले हो जाते हैं और पतले हो जाते हैं और खत्म ही हो जाते हैं। तो जो सॉइल, अब यहां से क्या है, सॉइल उड़ी गए, यहाँ के जो पार्टिकल है उड़ के बेचारे चले गए दूसरी जगह, और यहाँ पे जो पार्टिकल आ जाएंगे वो नए आ जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म में चेंज हो सकता है बिल्कुल, लेकिन आपको लगाना है अनचेंज, ठीक है, आपको अनचेंज ही लगाना है, ऑप्शन करेक्ट, ठीक है प्रशांत। हो सकता है ये, लेकिन हमेशा नहीं, हर कह सकते हो ये इतना ज्यादा झूठ है कि इसको सत्य की कैटेगरी में आप डाल नहीं सकते, ठीक है। जिस तरीके से सॉइल का पीएच आप कहोगे सर 6.5 से 7.5 अच्छा होता है, तो मैं कहूँ हाँ बेस्ट फॉर सॉइल। अब आप कह दोगे सर क्या हम कहें इसको 6.8 से 7.8 अगर कहेंगे तो अच्छा होता है, तो हाँ कह सकते हो इसको। तो उसी तरीके से एकदम चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं कर सकते हो। जो सेंड डूम आपको बताया था ना मैंने, सेंड डूम राजस्थान वाला एरिया जहां डेजर्ट सॉइल होती है, वहां पे हो सकता है लॉन्ग टर्म में चेंज, ये ठीक है। चलो आई थिंक समझ गए होगे। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल टेक्सचर, ठीक है। अब इंसान तो बदल सकते हैं,
है ना, इंसान तो बदल सकते हैं बिल्कुल, सॉइल का टेक्सचर नहीं बदलेगा लेकिन, ठीक है। तो खुद को सॉइल टेक्सचर की तरह बनाओ और कैसी भी स्थिति आपके सामने आ जाए तो आपको बदलना नहीं है, आपको स्वयं का बेहतर वर्जन लेके आना है, ठीक है। खुद को अपडेट करना है, खुद का वर्जन 2.0, 3.0, 4.0 लेके आना है। लेकिन ये वर्जन क्या है, जो बुराइयां हो आप में, मतलब बुराइयों को मतलब क्या है, आप में कोई चीज आपको नहीं आती है तो आपने खुद को उस जानकारी को खुद में समाहित किया, पढ़ा, उसके बारे में पता चल गई आपको, तो आपका क्या है, वर्जन अपडेट हो गया। खुद में अपडेट लाते रहो, जैसे नहीं एप्लीकेशन में अपडेट आता है तो खुद में अपडेट लाते रहो, लेकिन बदलना नहीं है ना, बनना आपको वही है, वरना रहना है आकृति ही बन के रहना है, लेकिन खुद को चेंज नहीं करना है कभी, ठीक है। स्वयं कहते हैं कि हम हमेशा रोल मॉडल बनाते हैं। अच्छा, आपका कोई रोल मॉडल है सभी का, बताना एक बार, मैं जानना चाहूंगा, तब तक आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आता है सॉइल टेक्सचर का इंपॉर्टेंस हमारे लिए क्या है। तो सबसे पहले हमें समझ आता है कि सैंडी अगर सॉइल्स हैं तो यहाँ पे हमें क्या यूजुअली लूज और फ्राइबल सॉइल देखने को मिलेगी अगर सैंडी है, और ऐसी जो सॉइल होती है यहाँ पे टिलेज ऑपरेशन इजिली हम कैरी आउट कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। अगर हम बात करें सैंड है, सैंड अगर होगी तो आसानी से ड्रेनेज हो जाएगा और एरेशन की भी प्रॉब्लम हमको देखने को मिलेगी नहीं, और साथ ही साथ पर्कुलेशन के थ्रू जो लॉस होता है ये हमें न्यूट्रिएंट का देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर सैंडी सॉइल है तो यहाँ पे क्या है, वेरी लाइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी, यानी कम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी एज कंपेयर टू। अगर क्ले सॉइल है तो क्या है, यहाँ पे हमको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। अगर ऐसी सॉइल है तो वहां पे क्या है, ड्रॉट और अनसुटेबल ड्राई फार्मिंग हम लोग प्रैक्टिस अपना सकते हैं अगर सैंडी सॉइल है। सैंडी सॉइल है तो पूरे स्टोर हाउस ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट के लिए, प्लांट न्यूट्रिएंट की जब बात करोगे, न्यूट्रिएंट कंटेंट की बात करोगे तो क्या है, यहाँ पे आपका क्या है, न्यूट्रिएंट कंटेंट अच्छे से आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि वो लीचिंग हो रही, पर्कुलेशन हो रहा है। लेकिन अगर क्ले सॉइल है तो वो क्या करेगी, अच्छे से न्यूट्रिएंट को होल्ड करके रखेगी, ठीक है, अच्छे से होल्ड करके रखेगी। कंटेंट लो ऑर्गेनिक मैटर, लीचिंग अप्लाई इन वेरी हाई, जब आपके पास सैंडी सॉइल्स हैं तो लीचिंग यहां पे होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर सैंडी सॉइल्स की बात करोगे तो यहाँ पे बहुत कम ही क्रॉप को ग्रो कर सकते हो, जैसे कि आपकी पोटैटो हो गई, रूट क्रॉप को, ग्राउंडनट हो गई। इसके अलावा जो कुकुरबिटेसी, ठीक है, कुकुरबिटेसी जितना भी परिवार है, जायद वाली जितनी फसलें होती हैं वो आप यहाँ पे ग्रो कर सकते हो। लेकिन अगर क्ले पार्टिकल्स बढ़ते हैं, इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है इन सॉइल फर्टिलिटी। बेसिकली जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं निगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। कैसा होता है निगेटिव चार्ज, तो जो भी आपके प्लस चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं और न्यूट्रिएंट जो है वो आपके कहीं ना कहीं कनेक्ट होकर सॉइल को अच्छे से मिल पाते हैं, ठीक है। जो क्ले सॉइल है यहाँ पे आपको डिफिकल्ट देखने को मिलेगा। डिफिकल्टी किसमें है, तो अगर आप बात करोगे टिलेज ऑपरेशन की तब भी इसमें डिफिकल्टी आएगी, ठीक है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की बात करूं तो अच्छी है। अगर मॉइस्ट है तो कहीं ना कहीं स्टिकी देखने को मिलेगी, ड्राई करेगी तो सूख जाएगी, एकदम हार्ड देखने को मिलेगी, तो ये प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। अगर यहाँ पे क्या है, फाइन पोर आपको देखने को मिल रहा है तो पुअर ड्रेनेज, हम कह सकते हैं यहाँ पे पुअर ड्रेनेज और एरेशन की समस्या हमको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा दे हैव हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इनकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है ज्यादा होती है, आपको सभी को पता है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे पोर्स हमको अच्छे ज्यादा नंबर ऑफ देखने को मिलते हैं। पुअर पर्कुलेशन होगा, ठीक है, पर्कुलेशन क्या है, पुअर देखने को मिलेगा, और यूजुअली इसका जो रिजल्ट है ये वाटर लॉगिंग हो जाएगी, ठीक है, वाटर लॉग्ड, और वाटर लॉगिंग होगी तो क्या होगा, तो क्या है, एरेशन खराब होगा, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी खराब होगी और वाटर लॉग्ड सॉइल यहाँ पे बन जाएंगी। ये आपका इंपॉर्टेंस देखने को इसका मिलता है, ठीक है। इसके अलावा अब आता है हमारा स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ बेसिकली कभी कभी फार्मूले पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, फार्मूला यहाँ पे दिया भी गया है, आगे हम पढ़ भी लेंगे इसके बारे में। स्टोक्स लॉ पहले तो हम समझ लेते हैं स्टोक्स लॉ बेसिकली क्या है। स्टोक्स लॉ बेसिकली हमको क्या बताता है कि जो सॉइल पार्टिकल्स हैं, सॉइल पार्टिकल्स में आपका वही सेम सैंड, सिल्ट और क्ले, तीन पार्टिकल्स हमारे पास हैं। स्टोक्स लॉ के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि सॉइल पार्टिकल सस्पेंड इन वाटर सिंक ड्यू टू द ग्रेविटी। अब कोई भी, अब क्या है, कुछ भी ऊपर से आप छोड़ोगे तो क्या है, वो तो नीचे ही गिरेगा, ठीक है, तो नीचे ही गिरेगा। तो बेसिकली यहां पे क्या हो रहा है, जो स्टोक्स लॉ हमको यही बताता है कि सेटलिंग कैपेसिटी, क्या कह सकते हैं कि सेटलिंग वेलोसिटी डिपेंड करता है कि पार्टिकल के साइज पे। अगर साइज बड़ा होगा तो जल्दी नीचे बैठ जाएगा, अगर छोटा होगा तो धीरे धीरे बैठेगा। तो वही बताता है, इसमें दो चीजें हमारे पास आती हैं, एक वेलोसिटी, एक हमारे पास रेडियस, ठीक है, आर रेडियस। तो यही बताता है कि सेटलिंग जो वेलोसिटी होती है, दिस इज द कह सकते हैं कि यूनिप्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है, नॉट सरफेस एरिया के, ठीक है, नॉट सरफेस एरिया। और यहां पे यही सिंपल है, समझो, आसान रहना, आसान से मान चलो हमारे पास एक ये सॉइल है 20 ग्राम सॉइल डाली, इसमें क्या है, सैंड पार्टिकल्स बड़े हैं तो सबसे पहले बैठ जाएंगे, फिर सिल्ट बैठ जाएगा और सबसे लास्ट में क्या है, यहाँ पे क्ले बैठेगी,
ठीक है, क्ले सेटल होगी। तो यही बताता है स्टोक्स लॉ, स्टोक्स लॉ यही बताता है, इसको आप लोग याद रखोगे। फाइन पार्टिकल क्या है, लार्जर पार्टिकल सेटल फास्टर देन द फाइनर पार्टिकल, ठीक है। इसके अलावा यूज टू सेपरेट क्ले, सिल्ट और इनको टेक्सटाइल जो ट्रायंगल है सेटलिंग रेट यहाँ पे बताता है, ठीक है। सेडिमेंट्स किस तरीके से यहाँ पे बैठ रहे हैं उसी को स्टोक्स लॉ बताता है। फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस यही आपको याद रखना है, और तो आपको सिंपल है, सारी चीजें याद रहेंगी। फार्मूला हमारे पास क्या निकल के आता है, V इक्वल टू 2GR² अपान 9 और ds माइनस dw। तो यहां पे आप चीजें हैं क्या, तो b आपको क्या बताती है, वेलोसिटी ऑफ सेटलिंग पार्टिकल्स, ये किस में रहेगी, सेंटीमीटर पर सेकंड में। दूसरा हमारे पास g है यानी कि ग्रेविटी, ग्रेविटी आप जानते हो क्या है, ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी क्या है बताना पड़ेगा ग्रेविटी। चलो फिर आता है ds, ds क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉइल पार्टिकल, ये कितनी है, तो 2.65 बताया था आपको, वो पढ़ेंगे एक बार हम डेंसिटी पढ़ेंगे। फिर आता है dw, डेंसिटी ऑफ ये वाटर होगी ये, ठीक है, dw यानी कि वाटर की डेंसिटी है, और यस मतलब ये सॉइल पार्टिकल की डेंसिटी है, ठीक है। और ये क्या है, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर, जो कि हमको 0.0015 ये देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा विस्कोसिटी हमको 4 डिग्री सेल्सियस पर देखने को मिलती है, ठीक है। और आर क्या है, बेसिकली ये रेडियस है जो कि इस पार्टिकल का सेंटीमीटर में इसको हम करेंगे, ठीक है। तो फार्मूला याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको फार्मूला देखने को यहां पे मिलता है, ठीक है। याद हो गया, फिर से रिवाइज करो। स्टोक्स लॉ क्या है, जो स्टोक्स लॉ के बारे में हमने क्या पढ़ा, बोलो फटाफट। स्टोक्स लॉ में हमने क्या पढ़ा, पार्टिकल्स कैसे सेटल हो रहे हैं, पार्टिकल्स कैसे सेटल हो रहे हैं। अगर बड़ा पार्टिकल है तो जल्दी सेटलमेंट होगा, छोटा पार्टिकल्स है तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसमें टाइम लगेगा। इसमें हमने फार्मूला पढ़ा b इक्वल टू 2GR² अपान 9 इंटू ds माइनस dw। तो यहाँ पे b क्या है, दिस इज आपकी, ये क्या है आपके पास, ये क्या है, ये क्या देखने को मिल रहा है, ये क्या है, ये आपके पास वेलोसिटी है, ठीक है। ये क्या है, ये आपके पास वेलोसिटी देखने को मिल रही है। जी आर क्या है, ये आपकी ग्रेविटी है, ठीक है, लिख भी दे रहा हूं यहाँ पे, ये क्या है, ग्रेविटी है, ठीक है, ये आपके पास ग्रेविटी है। ds मतलब क्या है, डेंसिटी और यस का मतलब क्या है, सॉइल पार्टिकल, ठीक है, डेंसिटी ऑफ सॉइल पार्टिकल। और dw क्या है, ये आपकी क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर कब हम किस पे नापते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। और n क्या है, दिस इज कोफिशिएंट, क्या है, कोएफिशिएंट, क्या है, कोफिशिएंट। तो ये फार्मूला याद कर लेना आप लोग, ठीक है, फार्मूला इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, नीचे लिखा भी है, इसको इरेज कर देता हूं ताकि आपको आसानी से विजुअल रहे, दिखाई दे, ठीक है। चलो ये आप समझ गए, क्लियर, डन, बहुत अच्छी बात है। अब हमारा ये जो टॉपिक था ये खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे सॉइल कंसिस्टेंसी के बारे में। सॉइल कंसिस्टेंसी हम लोग पढ़ लेंगे, एक प्रॉपर्टी हमारी और खत्म हो जाएगी, ठीक है। सॉइल कंसिस्टेंसी, अब कोई बता सकता है, कोई डाउट अपना, किसी का कोई प्रश्न हो, सॉइल टेक्सचरल, जो हमने सॉइल टेक्सचर मतलब कणाकार के बारे में हमने पढ़ा, इसमें किसी का कोई प्रश्न है, सॉइल कंसिस्टेंसी हम लोग अब पढ़ने वाले हैं, आगे स्टार्ट करेंगे सॉइल कंसिस्टेंसी। सॉइल कंसिस्टेंसी बेसिकली सॉइल टेक्सचरल जो हमने पढ़ा है, आपस में पूरा सर्कल है एक सॉइल का, ठीक है, हर एक चीज आपस में कनेक्ट है, आपस में हर एक चीज कनेक्ट है, और आपस में जब सारी चीजें कनेक्ट हैं तो एक टॉपिक अगर अच्छे से हमको समझ आ गया तो अगला हमारे लिए बहुत आसान रहेगा, ठीक है, बहुत आसान रहेगा। डन, सभी लोग एक बार लिख दो। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। सॉइल कंसिस्टेंसी हम लोग पढ़े, वेट मॉइस्ट ड्राई, तीन ही चीजें पढ़नी है, गीली कितनी है, सूखी कितनी है, और साथ साथ हम यहाँ पे पढ़ेंगे हमारे पास ड्राई, यानी सूखा कितना है, मॉइस्ट है या फिर ड्राई है, तीन ही चीजें हैं, तीनों चीजों में पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा घूम के एकदम, ठीक है। नो सर, ओके डन, परफेक्ट 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 ऑफिसर्स। चलिए तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉइल कंसिस्टेंसी। सॉइल कंसिस्टेंसी बेसिकली क्या होता है, रेजिस्टेंस टू मैकेनिकल स्ट्रेस, ठीक है। मान चलो हमने क्या किया, फोर्स पढ़ते ना, फोर्स, एक हाथी है, हाथी को हम कर रहे हैं पुश, धक्का मार रहे हैं, ठीक है, हाथी को हम धक्का मार रहे हैं पुश, और हम खींच रहे हैं पुल, पुश पुल, बेसिकली वही होता है, वही कॉन्सेप्ट यहां पे लागू होता है जो आपका पुश पुल, ठीक है, पुश पुल कॉन्सेप्ट यहां पे लागू होता है। पुश पुल में बेसिकली क्या है, अगर हम क्या कर रहे हैं, सॉइल कंसिस्टेंसी रिफर्स टू रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल टू मैकेनिकल स्ट्रेस और मैनिपुलेशन ऑफ वेरियस मॉइस्चर लेवल, ठीक है। सॉइल को हमने क्या किया, इरिगेशन दिया, सॉइल को हमने इरिगेट किया और हम पहुंच गए लेके ट्रैक्टर। अब हम कह रहे हैं हम जोतेंगे, अब हम जुताई करेंगे, अब हम क्या करेंगे, प्लॉइंग करेंगे। अब प्लॉइंग तो आप करोगे, ज्यादा गीला है सॉइल तो क्या प्लॉइंग कर पाओगे, ज्यादा फोर्स लगेगा, है ना, हो सकता है ट्रैक्टर तुम्हारा फेल कर जाए। और थोड़ी कमी
हो गई सॉइल के मॉइस्चर में, तो आप उसको जुताई कर सकते हो। फ्राइबल जो कंसिस्टेंसी होती है वहां पे सबसे अच्छी आप जुताई कर सकते हो, ठीक है। फ्राइबल कंसिस्टेंसी सबसे अच्छी मानी जाती है सॉइल जुताई के लिए। अगर और ज्यादा पानी खत्म हो गया, ड्राई हो गया एकदम, तो जुताई कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्लॉट्स बन जाएंगे, ठीक है, पैड्स बन जाएंगे। तो उस तरीके से फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है हमें? सॉइल कंसिस्टेंसी, बोलो फटाफट साथ ही साथ। सॉइल कंसिस्टेंसी रेफर्स टू रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल टू मैकेनिकल स्ट्रेस, और वी कैन से मैनिपुलेशन ऑफ वेरियस सॉइल मॉइस्चर। वेरियस सॉइल मॉइस्चर हमारे पास कौन कौन से हैं? एक तो हमारे पास ड्राई कंडीशन है, ठीक है, एकदम सूख गई, मॉइस्चर है ही नहीं। दूसरी हमारे पास मॉइस्ट है, यानी कि मॉइस्चर अभी है, यही आपको लड्डू वाला बताया था ना, लड्डू बनाना है हमको, ठीक है, लड्डू बना देना है, ठीक है, ये मॉइस्ट हो गया। और फिर हमारा आएगा यहाँ पे वेट, ठीक है, वेट, गीला, ठीक है। तो ये तीन कंसिस्टेंसी हमको देखने को मिलती है। सॉइल कंसिस्टेंसी क्या प्रेजेंट करती है? प्रेजेंट एट वेरियस मॉइस्चर कंडीशन, ठीक है, डिफरेंट, ठीक है, बदलता रहता है यहाँ पे मॉइस्चर का लेवल, कंडीशन, द डिग्री एंड काइंड ऑफ कोहेशन एंड एडेशन ऑफ सॉइल मटेरियल। अब सॉइल एडेशन और कोहेशन बेसिकली क्या होता है कि समान पार्टिकल्स के बीच में जो बल लग रहा है और असमान पार्टिकल के बीच में जो बल लग रहा है, कोहेशन एडेशन दोनों फोर्स यहाँ पे अप्लाई होते हैं। और सॉइल में जब आप क्या करोगे, कंसिस्टेंसी क्या बताता है? ये रेफर्स यही इसी से करता है कि रिप्रेजेंट करता है बेरिंग मॉइस्चर कंडीशन। यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि कितनी डिग्री से क्या कह सकते हैं, कोहेशन पोजिशन जो फोर्स है यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। ये डिपेंड किस पे करेगा? कोहेशन और एडेशन पे। तो कोहेशन क्या होता है? कोहेशन क्या है? कोहेशन क्या है? समान पार्टिकल, ठीक है, समान पार्टिकल्स के मध्य लगने वाला बल, ठीक है, उसको क्या कहोगे? उसको कहोगे आप कोहेशन। और एडेशन क्या है हमारे पास? असमान पार्टिकल्स, मान चलो सॉइल प्लस वाटर, ये पार्टिकल्स लग रहे हैं आपस में, बल लग रहा है, तो ये आपका एडेशन हो जाएगा। तो यही बताता है। और इसको हाउ इजिली सॉइल कैन बी ब्रोकन और वी कैन रीसेप, ठीक है, कितना फोर्स लगाएं, सॉइल क्या है, ब्रोकन हो जाए, टूट जाए, या वो रीसेप हो जाए, उसका जो शेप है वो चेंज हो जाए। तो यही हमें सॉइल कंसिस्टेंसी में समझना है, पढ़ना है। तीन हमको मॉइस्चर लेवल कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलती है। कौन कौन सी तीन मॉइस्चर कंडीशन है? तो एक तो हमारे पास आता है, फर्स्ट है वेट, सेकंड है मॉइस्ट, और थर्ड है हमारे पास ड्राई। तो ये तीन हमारे पास सॉइल मॉइस्चर कंडीशन देखने को मिलती है। वेट, मॉइस्ट और ड्राई, वेट, मॉइस्ट और ड्राई, तीन कंडीशन हमारे पास हमें देखने को मिलती हैं। अब तीनों के बारे में थोड़ा यहाँ पे पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी क्वेश्चन हमको देखने मिल जाता है। क्वेश्चन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है कि फ्राइबल जो कंडीशन है, ठीक है, फ्राइबल कंडीशन जो है बेस्ट फॉर द हमारी जो कह सकते हैं इसके लिए सबसे अच्छी होती है। तो पहली हमारे पास वेट सॉइल हो गई। वेट सॉइल में हमें दो प्रकार से पढ़ेंगे, एक स्टिकी नेचर है, ठीक है, स्टिकीनेस कितनी है और प्लास्टिसिटी कितनी है। दूसरा आता है हमारे पास मॉइस्ट सॉइल, तीसरी हमारे पास आती है ड्राई सॉइल, ठीक है, ड्राई सॉइल। तो यहाँ पे आपको इंक्रीजिंग क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, नॉन स्टिकी है, प्लास्टिक नेचर है यहाँ पे, तो आप इसको देख सकते हो, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बेसिकली वही है कि आपको बताया मैंने कि एक्सट्रीमली फर्म है, एक्सट्रीमली हार्ड है, क्या सारी चीजें चल रही हैं, वही आपको प्रोसीजर दिया है। तो सॉइल कंसिस्टेंसी स्मूथ है, मॉइस्ट और पेड टू सी इट दिस। तो यहाँ पे एक लूज कैसे देखने को मिलेगा? मॉइस्चर है ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे क्या है, मॉइस्चर है ही नहीं। और यहाँ पे फ्राइबल क्या है, उंगली के बीच जब आप रब कर रहे हो, पेड्स आर ब्रोकन विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रेशर। दूसरा हमारे पास फ्राइबल देखने को मिलता है। फ्राइबल कंडीशन सबसे अच्छी मानी जाती है फॉर द हम कह सकते हैं कल्टीवेशन के। दूसरी आती है फर्म, ठीक है, थर्ड आती है फर्म। यहाँ पे क्या है, पेड ब्रोकन व्हेन अप्लाई ए गुड अमाउंट ऑफ प्रेशर एंड डेंट ए फिंगर ब्रोकन ऑन इट, ठीक है, फोर्स लगाओगे तब टूटेगा। और फिफ्थ हमारा फोर्थ आता है एक्सट्रीमली फर्म, ठीक है, यहाँ पे क्या है, लेके हथौड़ा मार रहे हो तब भी सॉइल नहीं टूट रही है, तो ये आपकी फर्म देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल 4 प्रकार से हमको सॉइल कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है, ठीक है। लूज है, फ्राइबल है, फर्म है और एक्सट्रीमली फर्म देखने को मिल जाती है, ठीक है। डर है, तो ये सॉइल कंसिस्टेंसी में हमें समझना रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं उनको समझ लो, जैसा कि अभी बताया था मैंने, आपको पता भी है, बता भी चुके हैं। कोहेशन, अट्रैक्शन ऑफ सॉइल पार्टिकल, बेसिकली यहाँ पे अगर मैं बात करूं वाटर, ठीक है, वाटर प्लस वाटर, इनके बीच जो लग रहा है ये क्या है, कोहेशन। एडेशन क्या है, सॉइल प्लस क्या है, वाटर का पार्टिकल आपस में अटैच है, तो कैसे, वो एडेशन के थ्रू। एडेशन मतलब अट्रैक्शन बिटवीन द सॉइल एंड अदर जो पार्टिकल्स है उनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, तो कोहेशन एडेशन के थ्रू हो रहा है। डिफरेंट पार्टिकल की बात करोगे तो क्या है, डिफरेंट पार्टिकल में क्या आता है आपका, एडेशन, समान पार्टिकल्स में कोहेशन, ठीक है, यही समझना है। और इंपॉर्टेंस इसका क्या है, ये इन्फ्लुएंस, बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट जो रोल है वो टिलेज प्रैक्टिस पे ही है।
टिलेज के अलावा आपका रूट की ग्रोथ पे है, ठीक है। अब मान चलो ज्यादा पानी भर गया, ज्यादा मॉइस्चर है तो रूट डेवलपमेंट अच्छे से देखने को नहीं मिलेगा, और पानी ज्यादा भर गया तो एरेशन भी समस्या आएगी। एरेशन क्या है, जो आपके मैक्रोपोर्स होते हैं उनमें क्या होता है, एयर होती है, और माइक्रोपोर्स है उनमें क्या होगा, वाटर। तो ज्यादा अगर पानी है, ज्यादा मॉइस्चर है तो क्या होगा, कंडीशन सही नहीं होगी, 1:1 रेशियो नहीं पाया जाएगा, और 1:1 रेशियो नहीं होगा तो माइक्रोब्स अच्छे से ग्रोथ नहीं होगी, माइक्रोब की अच्छी ग्रोथ नहीं होगी, एरेशन प्रॉपर नहीं होगा, एरेशन प्रॉपर नहीं होगा, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी अच्छे से नहीं होगी, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी अच्छी नहीं होगी, प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे, प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे तो क्या है, सॉयल क्या है, उसका कोई मतलब नहीं बना, ठीक है। तो वही आपको देखने को मिलता है। पहला क्या है, ये बताया अभी टिलेज के लिए। टिलेज कैसे करोगे भाई, अब आप जुताई नहीं कर पा रहे हो, आप सॉइल की आप जुताई नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि क्या है, मॉइस्ट सॉइल है, मॉइस्चर इसमें ज्यादा है, ठीक है, फ्लाइबल कंडीशन है ही नहीं, तो क्या है, पहला तो आपको देखने को मिल रहा है जो टिलेज ऑपरेशन इस पे। दूसरा हमारा ग्रोथ, जो रूट की ग्रोथ है ये भी हैम्पर होगी, ये भी हमें कम देखने को मिलेगी, एरेशन सही से नहीं होगा, और साथ साथ सीड बेड प्रिपरेशन, ठीक है, ठीक है, जो नर्सरी मतलब बेसिकली जब आप बीज को उगाते हो, बीज को बोते हो, तो उससे पहले हमें सीड बेड बनानी पड़ती है। सीड बेड बेसिकली जुताई करेंगे, प्रॉपर एक सीड बेड बनाएंगे, तब हम क्या है वहां पे सीड डालेंगे, तो वो भी अच्छे से नहीं बन पाएगी अगर मॉइस्चर सही से नहीं है। टेक्सचर को भी अफेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, स्ट्रक्चर को भी अफेक्ट करेगा, ऑर्गेनिक मैटर को भी अफेक्ट करेगा, और सॉइल के मॉइस्चर को भी अफेक्ट करेगा। तो ये सारे जो यहाँ पे हमें प्रोसीजर देखने को मिलते हैं, यही इनका इंपॉर्टेंस हमको देखने को मिलता है। सॉइल कंसिस्टेंसी यहाँ से हो गया, फिर आता है सॉइल प्लास्टिसिटी, और सॉइल प्लास्टिसिटी पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है, डेंसिटी कल पढ़ लेंगे, प्लास्टिसिटी खत्म कर देते हैं। अभी तक समझ आ गया, बताओ, सॉइल कंसिस्टेंसी समझ आ गया। सॉइल कंसिस्टेंसी में किसी को कुछ पूछना है, किसी को कोई डाउट है, पूछ लो फटाफट, बोलो। सॉइल प्लास्टिसिटी पढ़ लेते हैं, सॉइल डेंसिटी कल से पढ़ेंगे, ठीक है। सॉइल डेंसिटी की खत्म कर दें, डेंसिटी भी नहीं, प्लास्टिसिटी तक चलते हैं, क्योंकि फिर ज्यादा हो जाएगा, आपको समझ नहीं सी जाएगी, है ना, याद करना है साथ ही साथ, क्योंकि दोबारा नहीं इस टॉपिक को हमें पढ़ना है, ठीक है, दोबारा नहीं पढ़ना है। सॉइल प्लास्टिसिटी, ठीक है, या हम कहें कोहेशन, बेसिकली कोहेशन ये तो है, चिपक रहे हैं आपस में, क्या है, चिपक रहे हैं आपस में, तो क्या है, प्लास्टिसिटी तो है, कितनी तेज चिपके हैं, ठीक है, तो वही हमें देखने को मिलता है। पहला है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी होती क्या है, एबिलिटी टू चेंज शेप व्हेन मॉइस्ट। आपको मान चलो हाथी घोड़ा कुछ भी बनाना है सॉइल में, तो आप क्या करोगे, सैंडी सॉइल का बना पाओगे, नहीं बना पाओगे, सिल्टी सॉइल का बना पाओगे, नहीं बना पाओगे, क्ले सॉइल का बना लोगे। क्यों बना लोगे, यहां पे प्लास्टिसिटी देखने को मिलती है। प्लास्टिसिटी जब आप उसके फोर्स उस पर अप्लाई करोगे, उसको शेप दोगे, तो उसी शेप में वो रह जाएगी, उसी शेप में वो रह जाएगी, ठीक है। तो प्लास्टिसिटी क्या बताता है कि सॉइल्स एबिलिटी टू चेंज शेप व्हेन मॉइस्ट, जब मॉइस्ट होगी, जब नमी होगी, अब इसको कोई अगर आप शेप दोगे तो उसी शेप में ही रह जाएगी, ठीक है, फोर्स अप्लाई करोगे तो रह जाएगी। हो क्या हो रहा है, तो सॉइल में एबिलिटी पाई जाती है कि स्टिक टुगेदर, चिपक जाएगी आपस में, क्या है, चिपक जाएगी आपस में, ये नेचर देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ कोहेशन। और प्लास्टिक जो सॉइल्स होती है, कोहेशन इन नेचर में होती है, प्लास्टिक जो सॉइल्स होती है इन कोहेसिव नेचर होती है। अगर क्ले का परसेंट सॉइल्स विथ है मोर देन 15% क्ले है, तो क्या करेगा वो, प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी शो करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म दिया गया है कि अगर मोर देन 15% या इसके इक्वल भी है क्ले, तो आपको प्लास्टिसिटी शो करेगी, ठीक है, प्लास्टिसिटी शो करेगी। जैसे नहीं, आप लोग ईंट है, ईंट भट्टे से ईंट लाते हो, तो भट्टे की ईंट क्यों बन पा रही है, क्योंकि वहां पे क्ले कंटेंट है। तो आप जो भी उसको शेप दे रहे हो, पता ले, ईंट बनाने के लिए आप सॉइल लेके गए और ईंट बना दी, है ना, सेंड है, तो उसको कैसे बना पाओगे, जैसे शेप दोगे और हटाओगे फोर्स, धर्म, है ना, फिर से रेत रेत हो जाएगा। अब इसमें क्या है, क्योंकि आप प्लास्टिसिटी है, तो वो उस तरीके का शेप ले लेगी, जो भी आप शेप इसमें अप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये हमारा प्लास्टिसिटी वाला था। बताओ, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया सभी को, कोई डाउट तो नहीं किसी का, कोई प्रश्न तो नहीं किसी का। प्लास्टिसिटी हमने पढ़ लिया, सॉइल टेक्सचर पढ़ लिया, सॉइल कंसिस्टेंसी पढ़ लिया, तीन चीजें हमने आज की क्लास में पढ़ ली हैं, ठीक है, तीन चीजें हमने आज की क्लास में पढ़ ली हैं। सॉइल डेंसिटी हम कल से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे हम पार्टिकल डेंसिटी, वर्क डेंसिटी, पोरोसिटी, कुछ क्वेश्चन भी हम लोग कर लेंगे उससे रिलेटेड, ठीक है। एमसीक्यूज करें प्रैक्टिस, बोलो 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 फटाफट, किसी का कोई डाउट हो पूछ लो, फिर हम लोग एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छे खासे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं हमको, अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं हमको। बताओ, किसी का कोई डाउट हो पूछो फटाफट। बताओ, किसी का कोई डाउट हो पूछो।
किसी का कोई डाउट? क्लियर? चलो चलो एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। पहला बताओ। अब देखना कितने लोग गलती करेंगे इस क्वेश्चन में। बताओ। सब कुछ समझ आ रहा है? बड़ा चल रही प्रिपरेशन? बताओ। कर लिया? आगे करेक्ट आंसर आई थिंक सभी का सही होना चाहिए, बस जल्दी ना मचाना। दुर्घटना से देर भली। देख, दुर्घटना हो जाएगी अगर जल्दी की। क्वेश्चन कह रहा था कि सॉइल प्रॉपर्टी दैट कैन बी चेंज्ड, इसको आप चेंज कर सकते हो, तो करेक्ट आंसर रहेगा बी, 64%। हमें पता था, हमें पता था आप लोग सॉइल टेक्सचर पे जाओगे, ठीक है। सॉइल टेक्सचर वाले इसमें ये नहीं बदलता है कि गलती किसने की है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तो पता चलता है। हितेश फर्स्ट आए हैं इस वाले क्वेश्चन में, अच्छा ये तो पता चलता है, ये नहीं पता चलता है कि किसने गलती की है। गलती करने वाले पता चल जाए ना, सही बात, इनाम दे दिया है तुरंत, है ना। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। कैन बी डिफाइंड वाई ए, सॉरी, अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी पार्टिकल, बी proportion of humus, proportion of sand, silt, clay, none of these। समझ गए क्वेश्चन क्या कह रहा है? समझ गए? कह रहा है कि सॉइल टेक्सचर कैन बी डिफाइंड बाय, किससे डिफाइन करोगे सॉइल टेक्सचर को, बताओ। अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी पार्टिकल्स, प्रोपोर्शन ऑफ ह्यूमस, प्रोपोर्शन ऑफ सैंड सिल्ट क्ले, नन ऑफ दीज। बताओ, बोलो फटाफट, करेक्ट आंसर क्या रहेगा? क्या करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका? क्या करेक्ट आंसर इसका? करेक्ट आंसर हमारा रहेगा यहाँ पे आंसर सी इसका सही है, ठीक है। सी आंसर अगर किया है तो बिल्कुल 86% का सही है, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। ऐसे ही पकड़ने हैं कुछ चीजें, है ना। विच
वन इज नॉट कम्स अंडर सॉइल कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी में कौन सा नहीं आता है? मॉइस्ट, वेट, ड्राई, कोलाइड। कोलाइड्स कौन सा सॉइल प्रॉपर्टी में आपका, सॉइल कंसिस्टेंसी में कौन सा नहीं आएगा? ठीक है, चार आपके पास है, एक मॉइस्ट है, एक वेट है, एक ड्राई है, कोलाइडियल है। कौन सा नहीं आएगा ये बताना है। सॉइल कंसिस्टेंसी हमने अभी पढ़ा था, तीन हमारे पास है, एक तो हमारे पास वेट है, एक हमारे पास ड्राई है, एक हमारे पास, बताओ, अरे आंसर ही बता दिया हमने तो फिर। चलो बताओ कौन सा नहीं है ये बताना है। और अभी तक आंसर आ जाना चाहिए था। ठीक है, अभी तक आंसर आ जाना चाहिए था आप सभी का। बोलो करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? आप लोग टाइम टेबल फॉलो करते हो पढ़ाई का? कुछ टाइम टेबल है तुम लोगों का? बोलो, कुछ टाइम टेबल फॉलो किया है बकायदा? क्या पढ़ाई का क्या शेड्यूल चल रहा है आप लोगों का? कोई शेड्यूल फॉलो कर रहे हो? आप इस पूछ रहा हूं। प्रशांत, आकृति, हितेश, टाइम टेबल बना है बाकायदा? चल रहा है प्रॉपर पढ़ाई? वैकेंसीज आ रही हैं, आज भी आई हैं वैकेंसीज। ठीक है, चलो तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर यही नहीं है, 93 सभी का सही है मोस्टली। बहुत अच्छे। एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा मैं। सॉइल टेक्सचर कैन बी एनालाइज्ड वाई, इसके थ्रू एनालाइज कर सकते हो। ये पील मेथड, बी लेबोरेटरी मेथड, ठीक है, पिपेट मेथड, या फिर डी ऑल ऑफ दिस। देखो अच्छे क्वेश्चन है, और पेट का एग्जाम आ रहा है सृष्टि। हाँ, पेट का एग्जाम दो, और वैकेंसीज भी आपको हाल फिलहाल में देखने को मिलेंगी। मैं टेलीग्राम पे बताता रहता हूँ, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे पहले से पता रहता है। मैंने बोला था अभी वैकेंसी जब आई थी एडीओ की आ गई आज। अभी कम से कम मुझे लग रहा है 20 से 25 दिन ही हो गए। मैंने बताया था आपको टेलीग्राम पे कि वैकेंसी आने वाली है एडीओ की। हैं अच्छी खासी चीजें हैं कहीं ना कहीं। बिहार में वैकेंसी आ रही है, वो भी बताया था, वो भी आ गई आपकी। ठीक है, और भी आ रही है वैकेंसी, तो बताता रहता हूँ वहाँ पे। ठीक है, पेट दो, उसके थ्रू भी कैन सुपरवाइजर और भी वैकेंसीज आने वाली है। ठीक है, बताओ करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या रहने वाला है। सॉइल टेक्सचर को किससे हम एनालाइज कर सकते हैं? सॉइल टेक्सचर को कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं, ये आपको बताना है। हाँ, बहुत अच्छी बात है ना। एग्जाम एक टारगेट करना जरूरी है, क्योंकि वो फिक्स रहना चाहिए, उसको नहीं चुकना है। चिड़िया की आंख पे रखो निशाना, है ना, उसको तो भेज देना है, जो भी मिले उसको भी। ठीक है, चलो 92% लोगों का सही है। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही रखते हैं हम लोग, और एमसीक्यूज आपके अच्छे से करा दिए हमने। ठीक है, कल आएंगे तो हम डेंसिटी पढ़ लेंगे। रिवीजन मस्ट है, रिवीजन आपको करके आना। लीडर बोर्ड दिखा दे रहा हूं यहाँ पे, किसने कितना अपना। तो हम सबसे पहले हितेश देखने को मिल रहा है, अनुमलिका, आशीष, श्रद्धा, सभी के सही हैं। एक लोगों का सिर्फ एक गलत गया और सभी के सही है। वाह, बहुत अच्छे है ना, कंग्रेचुलेशन, क्लैपिंग होनी चाहिए आप सभी के लिए। कोई नहीं, सिलेक्शन लो, फाइनल आओ, मेरी तरफ से गिफ्ट लेके जाना, है ना सब। बहुत अच्छे, परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, चलिए तो रिवीजन कर लेना, 5 मिनट खुद को दे देना, और टाइम टेबल बना लो अभी, अगर नहीं बना तो उसको फॉलो करके बकायदा अपनी स्टडी टेबल पे रखो और फॉलो करो वो सारी चीजें। ठीक है, नहीं क्लास लेते रहो, और मैं प्रयास यही करता हूं कि लाइव में आपको सारी चीज क्लियर करा दूं, कोई डाउट ना रह जाए। घर जाओ तो बस सॉइल टेक्सचर, हाँ सर पढ़ा है, कभी पूछ लो, क्या है, मास्टर बन लो सॉइल ना। आगे आओ, आप भी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए नाइस डे। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, लेकिन रिवीजन जरूर करके आना है। ठीक है,
चलिए मिलते हैं आपको कल फिर एक टॉपिक के साथ, हम लोग पढ़ेंगे वहां पे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।